एल अध्याय 661 धड़कन। रिचर्ड, तुम क्या सोच रहे हो? लगता है तुम हर वक्त स्तब्ध रहते हो। पॉल अपने घोड़े से उतरा और लगाम स्टेशन पर आए नौकर को थमा दी। उसने चेन रूई की ओर देखा जो स्तब्ध थी और पूछा। जब पॉल अलिजा को यांगशाओ राजधानी ले जा रहा था, अलिजा के चाचा कार्डिनल रोजर शहर के एक चर्च में निरीक्षण करने गए थे और वापस नहीं लौटे। मुख्य बिशप और कुछ बिशप उनके साथ थे। केवल लाइट नाइट कैप्टन रुम्मन ही हॉल ऑफ लाइट में रुके थे। चूंकि द्वंद्व युद्ध नज़दीक था और लेक्स द ग्रेट ने स्वयं इसकी मेज़बानी की थी, पॉल ने इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने यांगशाओ राजधानी के चर्च में एक रात आराम किया, फिर अगली सुबह तुरंत पड़ोसी ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के लिए रवाना हो गया। पॉल की पहचान के साथ दोनों ने ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के सीमावर्ती किले को सफलतापूर्वक पार किया और अपने घोड़ों पर सवार होकर निकटतम ड्रैगन टूथ सिटी तक पहुंच गए। यांगशाओ राजधानी के प्रकाश कक्ष में व्याप्त समृद्ध आस्था शक्ति ने चेन रूई को मोहित कर लिया, इसलिए वह उस रात प्रार्थना कक्ष में चुपके से घुस गया और पूरा भोजन किया। मूल शरीर के स्टॉर्म द्वीप पर जाने और क्लोन के गार्डन सिटी में एक विकल्प के रूप में रहने की रणनीतिक सफलता ने चेन रूई को प्रेरणा दी और एक साहसिक योजना आकार लेने लगी। यादों के सम्मिश्रण के कारण ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य में प्रवेश करते ही चेन रूई के दिल में एक अस्पष्ट मनोदशा उमड़ने लगी, मानो वह अपने गृहनगर के करीब हो। सर, मैं बस यही सोच रहा हूं कि सैमुअल पिछली बार सर से हार गया था, लेकिन इस बार उसने आपको सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की पहल की। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। चेन रूई ने जानबूझकर एक विचारशील भाव दिखाया। संभवतः उसकी ताकत पहले ही टूट चुकी है या उसने किसी गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली है। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। पॉल ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया, चिंता मत करो, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, मुझे ज्यादा बोलने के लिए दोष मत दीजिए। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। मेरे गुरु ने कहा था, रणनीतिक रूप से हमें दुश्मन से घृणा करनी चाहिए और सामरिक रूप से हमें दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए। भले ही सर की ताकत सैमुअल से ज्यादा हो, आपको सतर्क और बहुत सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारी वफादारी जानता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना मेरे लिए असुविधाजनक होता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम चिंता मत करो। पॉल अलिजा के भयानक इरादों को जानता था। स्टॉर्म आइलैंड एक बेहद डरावनी जगह है। चूंकि अलिजा को यकीन है कि सैमुअल और जोआना जिंदा वापस नहीं आएंगे, इसलिए भले ही सैमुअल की ताकत पहले जैसी न रही हो, वह जरूर मरेगा। बस जोआना पर दया आती है, लेकिन इस औरत का दिल मेरे साथ नहीं है। भविष्य में जब तक मैं सचमुच शक्ति और अधिकार हासिल कर लूंगा, जोआना की मौत के बदले में भी और भी बेहतर औरतें मिलेंगी। लेकिन मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। पॉल स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि अधीनस्थ का इरादा उसे मजबूत करना था, और वह थोड़ा मुस्कुराया। हम किले से आगे निकल गए हैं। ड्रैगन टूथ सिटी हमारे सामने है। राजधानी येरोदिशा तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मैंने परिवार से पहले से ही 2 ग्रिफॉन का इंतजाम करने को कहा है। क्या आपको कभी ग्रिफॉन की सवारी करने का अनुभव हुआ है? यहाँ तक कि पालतू ग्रिफॉन भी साधारण उड़ने वाले राक्षसी जानवरों से बेहतर होते हैं। मुझे उड़ान का काफ़ी अनुभव है, लेकिन ग्रिफॉन के लिए यह पहली बार है। हालांकि सर को मेरे जानवरों को वश में करने के कौशल पर भरोसा होना चाहिए। मैं इस मामले में माहिर हूं। बेशक चेन रूई यह नहीं कहेगा, सिर्फ ग्रिफॉन कुछ नहीं है। मैं एक ड्रैगन नाइट हूं। ये बात तो दोहरे अर्थ वाली भी थी। आगे की चर्चा में ये बात अलग अलग मुद्राओं की कठिनाई से जुड़ी थी। जब ग्रिफॉन ने चेन रूई के कंधे पर छोटे थंडरबर्ड को देखा तो उसने थोड़ी चिंता और शत्रुता दिखाई। आकाश में एक शक्तिशाली शक्ति होने के नाते थंडरबर्ड का स्तर ग्रिफॉन से भी ऊंचा था। हालांकि यह थंडरबर्ड अभी एक छोटा पक्षी था, फिर भी यह ग्रिफॉन की सतर्कता जगाने के लिए पर्याप्त था। चेन रूई के जानवरों को वश में करने के कौशल ने ग्रिफॉन की असामान्यता को तुरंत सुचारू रूप से हल करने में भूमिका निभाई। फिर वह ग्रिफॉन पर सवार होकर हवा में उड़ गया। ग्रिफॉन की उड़ान की गति वाइवन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति थोड़ी कम थी। हालांकि पॉल का लोमन परिवार काफी प्रभावशाली था। रास्ते में जगह जगह नए घोड़े रखे जाते थे ताकि दोनों हमेशा सबसे तेज गति से उड़ें। 5 दिन बाद दोनों आखिरकार ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की राजधानी येरोदिशा पहुंच गए। द्वंद्व युद्ध में अभी 3 दिन बाकी थे। ड्रैगन भाषा में येरोदिशा का अर्थ चमकदार रत्न होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, मानव जगत के 2 प्रमुख साम्राज्यों में से एक ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का ड्रैगन के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध था। मानव जगत में उनके पास एकमात्र ड्रैगन नाइट सेना थी। ये असली विशालकाय ड्रैगन थे। इसकी तुलना में दानव क्षेत्र के वाइवन सवारों को केवल एक पायरेटेड संस्करण ही माना जा सकता था। येरोदिशा मनुष्यों के बीच सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक था। यह न केवल ड्रैगन सोल साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य केंद्र था, बल्कि सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। ये भव्य और समृद्ध था। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 10 बड़ी गाड़ियां एक दूसरे के बगल से गुजर सकती थीं।
दोनों तरफ की सड़कें और गलियां आड़ी तिरछी थीं, इमारतें कतारों से घिरी थीं, पैदल चलने वालों की भीड़ थी और यातायात अंतहीन था। दुकानें अब किसी खास इलाके तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हर जगह दिखाई देती थीं। रास्ते में छोटे छोटे चौकों और ऐतिहासिक इमारतों के पास से बाज संगीत की आवाज़ सुनाई देती थी। दानव क्षेत्र की तीनों राजधानियां ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य की राजधानी जितनी समृद्ध नहीं थीं। चेन रुई, जो एक इंसान था, भी चकित था। पॉल, लोमन परिवार के सबसे बड़े पुत्र, प्रथम उत्तराधिकारी और अपने पिता साल्वाडोर के पुत्र थे। लोमन ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के शैक्षणिक मामलों के विभाग के उपनिदेशक थे। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के प्रतिनिधि सभा के विपरीत, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का राजतंत्र अधिक विशिष्ट और अधिक व्यापक था। राजा के अधीन 2 परिषदें और 3 विभाग थे, अर्थात सरकारी प्रशासन परिषद, सैन्य प्रशासन परिषद, कानूनी मामलों का विभाग, वित्तीय मामलों का विभाग और शैक्षणिक मामलों का विभाग। सरकारी प्रशासन परिषद साम्राज्य के राजनीतिक मामलों को संभालती थी, सैन्य प्रशासन परिषद साम्राज्य की सेना के मामलों के लिए जिम्मेदार थी, कानूनी मामलों का विभाग वह संस्था थी जो साम्राज्य के कानून को लागू करती थी और बनाए रखती थी, वित्त मामलों का विभाग वाणिज्य और कृषि जैसी आर्थिक परियोजनाओं का प्रभारी था, शैक्षणिक मामलों का विभाग कॉलेजों और शिक्षा का प्रभारी था। साम्राज्य के पास अधिकार और विशिष्ट शक्तियों के स्पष्ट स्तर थे। दानव क्षेत्र के साम्राज्य वास्तव में कई पहलुओं में उनसे सीख सकते थे। ताकत और पृष्ठभूमि की दृष्टि से लोमन परिवार मूल रूप से साम्राज्य का एक छोटा परिवार था। पिछली पीढ़ियों के अथक प्रयासों के बल पर इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। ये धीरे धीरे साम्राज्य के उच्च स्तर तक पहुंच गया। पॉल के मनुष्यों में सबसे प्रसिद्ध तलवारबाज और पवित्र प्रकाश पर्वत के योद्धा कैप्टन पारसाली के शिष्य बनने के बाद उसका प्रभाव और शक्ति और भी बढ़ गई। फिलिप परिवार के साथ उसके हालिया विवाह अनुबंध के अलावा कई तितली प्रभाव भी हुए। पूर्व शैक्षणिक मामलों के विभाग के निदेशक ओल्ड लियोन ने अपनी उम्र के कारण कई बार लेक्स द ग्रेट को अपना इस्तीफा सौंपा। अफवाहों के अनुसार उन्हें हाल ही में लेक्स द ग्रेट की स्वीकृति मिल गई। नए शैक्षणिक मामलों के विभाग के निदेशक का चुनाव 3 उपनिदेशकों में से होगा, जिनमें पॉल के पिता सल्वाडोर को सबसे अधिक समर्थन मिला। ऐसा कहा जाता है कि जब सल्वाडोर पिछले हफ्ते लेक्स द ग्रेट के साथ स्टार ड्रैगन कॉलेज का निरीक्षण करने गए थे, तो लेक्स द ग्रेट ने व्यक्तिगत रूप से इस इरादे का खुलासा किया था। हालांकि औपचारिक नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं आया था, शैक्षणिक मामलों के विभाग के कई लोगों ने भावी उपनिदेशक के साथ पक्षपात करना शुरू कर दिया था। चेन रुई पॉल के पीछे पीछे लोमन परिवार की हवेली तक पहुंची, ठीक उसी समय जब सल्वाडोर कुछ लोगों को गेट से बाहर भेज रहा था। जब इन लोगों ने पॉल को देखा तो वे सभी मुस्कुराए और कुछ ने सिर झुकाया। पॉल ने उस नेता को लिंकन परिवार के मुखिया के रूप में पहचाना, जो कभी लोमन परिवार का पूर्व प्रतिद्वंद्वी था। हाल के वर्षों में जैसे जैसे लोमन परिवार की शक्ति बढ़ी, लिंकन परिवार ने लोमन परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। अब जबकि पॉल का दिव्यता मंदिर नाइट के चयन में शामिल होना तय था और शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, लिंकन परिवार के कुलपति ने अपने दूसरे बेटे डिएगो को व्यक्तिगत रूप से लोमन परिवार में पॉल का अधीनस्थ बनने के लिए भेजा। यह इस बात का प्रतीक था कि लिंकन परिवार पूरी तरह से लोमन परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। स्वाभाविक रूप से साल्वाडोर मना नहीं करेगा और वह अपने बेटे की ओर से पहले ही सहमत हो चुका था। पॉल ने कुछ देर सोचा और कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि इस प्रतियोगी का उभरना थोड़ा अप्रत्याशित था, चेन रुई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अलिजा ने उसके जानवरों को वश में करने के कौशल और आत्मा की भाषा को बहुत महत्व दिया था और पॉल के प्रति उसकी वफादारी की परीक्षा हो चुकी थी। कम से कम द्वंद्वयुद्ध के बाद यह अधीनस्थ पॉल के साथ रहेगा या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्न था। चेन रुई का शांत भाव देखकर पॉल ने सहमति में सिर हिलाया। एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते भविष्य में उसके एक से ज्यादा अधीनस्थ जरूर होंगे, लेकिन अधीनस्थ भी अच्छे और बुरे गुणों में बटे हुए थे। डिएगो की तुलना में, जिसकी आंखों में थोड़ी सी उतावलापन था, रिचर्ड की योग्यता और वफादारी जाहिर तौर पर ज्यादा विश्वसनीय थी। फिलिप परिवार और केम्प्लॉट परिवार में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। सैमुअल या जोआना की भी कोई खबर नहीं थी। पॉल अपने मन में ज्यादा आश्वस्त था। अगले दिनों में वह या तो अक्सर तरह तरह के सामाजिक आयोजनों में शामिल होता या चेन रुई और डिएगो को राजधानी में दिखावा करने ले जाता। चेन रुई को एरोदिशा की समृद्धि देखने का मौका मिला। 3 दिन बाद अंततः द्वंद्वयुद्ध की तारीख आ गई। द्वंद्वयुद्ध राजधानी के सबसे बड़े शाही अखाड़े में हो रहा था। पॉल के प्रतिभाशाली तलवारबाज की ख्याति एरोदिशा में बहुत व्यापक थी। इसके अलावा इस बार ड्रैगन ब्राइट एम्पायर लेक्स द ग्रेट ने स्वयं इसकी मेजबानी की थी। उच्च कुलीन परिवार सभी उपस्थित थे। यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने आए नागरिकों के अलावा विशाल अखाड़ा खचाखच भरा हुआ था। पॉल का रूप रंग बहुत ही आदर्श था। उसने आज चमकदार नीले रत्नजड़ित कवच और चांदी का लबादा पहना हुआ था। पूरा व्यक्तित्व चकाचौंध भरा लग रहा था और उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
जब वह शान से अखाड़े में दाखिल हुआ तो कई कुलीन परिवारों की युवतियां और महिलाएं एक के बाद एक ऊंची आवाज में चिल्लाने लगीं। भीड़ में इस द्वंद्वयुद्ध से जुड़ी गपशप भी चल रही थी। मसलन जोआना, सैमुअल और पॉल के बीच त्रिकोणीय रिश्ते में सैमुअल ने उस द्वंद्वयुद्ध में अपनी मंगेतर को खो दिया था, वगैरह। द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से पहले ही पूरा दृश्य काफी जीवंत हो चुका था। चेन रुई पॉल के दोस्तों और रिश्तेदारों के समूह में था जो वीआईपी सीट के ठीक सामने था। हालांकि वह दूर था, फिर भी वह अपनी आंखों से सामने वाली वीआईपी सीट का दृश्य साफ देख सकता था। मनुष्यों के दो महान राजाओं में से एक, लेक्स रोलांड, वीआईपी सीट के बिल्कुल बीच में बैठा था। लेक्स ने हल्के सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था, उसके सिर पर मुकुट था और हाथ में एक छड़ी थी। वह लगभग 35 साल का था। वह सुंदर था और उसकी दाढ़ी एक परिपक्व पुरुष के आकर्षण से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर आंख की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रतिरोध की चमक थी। लेक्स का चेहरा साफ देखकर चेन रुई की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिल में एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ जो विलय की स्मृति से उपजा था। स्मृति में राजा एक स्नेही पिता लग रहा था, कम से कम पहले तो ऐसा ही था। लेक्स के बगल में चांदी के बाल और सुनहरी पुतलियों वाला एक युवक सहज भाव से खड़ा था। राजा के बगल वाली सीट की स्थिति को देखते हुए इस व्यक्ति का दर्जा बहुत खास होना चाहिए। इस युवक ने चेन रुई को हल्के से एक खतरनाक एहसास दिया। यह उस समय खूनी साम्राज्य में रायजेन को देखने जैसा था। उस समय चेन रुई केवल दानव सम्राट के स्तर पर था। शायद युवक ने झांकते हुए देख लिया था, इसलिए उसने नजरें घुमाईं। चेन रुई ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं, फिर डिएगो के साथ पॉल के लिए चिल्लाया और जयकारा लगाया। जब युवक ने कुछ देर तक देखा और कोई असामान्यता नहीं पाई तो उसने फिर से अपना सिर घुमाया। चेन रुई मन ही मन सतर्क था, कहीं ऐसा न हो कि वह उस युवक की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत कर ले। हालांकि उसके दिल में एक खास एहसास और भी गहरा हो गया, मानो कोई चीज़ उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी नज़रें अनायास ही एक तरफ मुड़ गईं और आखिरकार लेक्स के बाईं ओर खड़े व्यक्ति पर टिक गईं। यह एक महिला थी जिसके छोटे सुनहरे भूरे बाल और गहरी खूबसूरत नीली आंखें थीं। वह एक पुरुष के बगल में बैठी थी। दूसरे कुलीन परिवारों के खुले और कामुक परिधानों के विपरीत उसने एक तंग चोगा और घूंघट ओढ़ा हुआ था। चेन रुई ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसकी धड़कनें पहले जैसी तेज हो गईं। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और शक्ति के बल पर वह उसे रोक नहीं पा रहा था। ये आतंक की धड़कन थी। पहली बार यह इतनी तेज थी। टीएल, क्या वह आतंक का पहला प्यार है? अध्याय 662, द्वंद्वयुद्ध। चेन रुई के मन में कुछ स्मृति खंड उभरने लगे। इनमें से ज्यादातर खंड अधूरे और अस्पष्ट थे, लेकिन उन सब में एक समानता थी। आंखें, नीली आंखें समुद्र की तरह सुंदर थीं और गहरी कोमलता में उदासी का स्पर्श था। एक मधोशी में सारे टुकड़े एक दूसरे पर छाने लगे और एक धुंधले दृश्य में तब्दील हो गए। एक गर्म हाथ ने लड़के के चेहरे को हल्के से छुआ, फिर वह व्यक्ति धीरे से मुड़ गया। लड़के के आंसुओं में दूर की पीठ और भी धुंधली होती गई। आथा के अवचेतन मन में ये सबसे जीवंत दृश्य था, या शायद इसे जुनून कहा जाता था। चेन रुई का अवचेतन मन, जो स्मृति के टुकड़ों में घुला हुआ था, भी इस प्रबल जुनून को मिटा नहीं सका। चेन रुई ने गहरी सांस ली और आखिरकार अपने मन के तीव्र उतार चढ़ाव को दबा लिया। उसने भौहें सिकुड़ी और किनारे खड़े डिएगो से पूछा, महामहिम के बाईं और दूसरी पंक्ति में बैठी महिला कौन है? बाएं से दूसरी पंक्ति। डिएगो ने बहुत देर तक आंखें भींची। उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। उसने जानबूझकर कहा, ओह, ये तो वही है। भ्रम में मत रहो। जो औरत उस जगह बैठ सकती है वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिस पर तुम जैसे लोग लालच कर सको। चेन रुई ने मन ही मन कहा, अपनी बहन पर लालच करो। अगर मैं तुम्हें सच में अपनी शाही पहचान दिखा दूं तो मुझे डर है कि तुम्हारी बहन मुझ पर लालच करेगी। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अखाड़े में पॉल बोल पड़ा। पॉल ने वीआईपी सीट पर बैठे लेक्स द ग्रेट को प्रणाम किया, फिर उन्होंने सांस छोड़ते हुए कहा, महामहिम लेक्स, महामहिम महोदय और अतिथिगण। पॉल की दमदार आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोरगुल वाला अखाड़ा धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे सबको इंतजार करवाने के लिए बहुत अफसोस है। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरा प्रतिद्वंदी सैमुअल केम्प्लॉट अभी तक क्यों नहीं आया? पॉलुस की बातों से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, जो जाहिर तौर पर कारण का अंदाजा लगा रही थीं। समय के हिसाब से चुनौती देने वाले शमूएल को प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। केम्प्लॉट परिवार के कुलपिता, सैमुअल के पिता, साम्राज्य के वित्त विभाग के उपनिदेशक कार्लो केम्प्लॉट को पहले ही पसीना आने लगा था। सैमुअल साम्राज्य का रजत योद्धा था और द्वंद्व युद्ध की मेजबानी स्वयं लेक्स द ग्रेट कर रहा था। कायरता और पराजय दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। अगर सैमुअल अभी तक प्रकट नहीं हुआ होता तो द्वंद्व युद्ध के परिणाम का सवाल ही नहीं उठता। केम्प्लॉट परिवार लेक्स द ग्रेट का गुस्सा सहन नहीं कर पाता। मैं आपको वह खबर बताना चाहता हूं जो मुझे आज ही मिली है।
इस खबर का चैनल मूल रूप से बहुत विश्वसनीय है, लेकिन खबर की विषय वस्तु बहुत चौंकाने वाली होने के कारण मैं निश्चित नहीं था। हालांकि चूंकि सैमुअल अभी नहीं आया है, इसलिए इस खबर की सत्यता साबित करने के लिए यह पर्याप्त है। पॉल ने कार्लो की तरफ देखा, जो लगातार अपना पसीना पोंछ रहा था, और फिलिप परिवार के मुखिया और जोआना के पिता फ्रेड की तरफ व्यंग्यात्मक लहजे में देखा। खबर यह है कि सैमुअल को पता है कि वह मेरा विरोधी नहीं है। बस द्वंद्वयुद्ध की आड़ में वह बहुत पहले मेरी मंगेतर जोआना के साथ भाग गया है। ये वाकई एक धमाकेदार खबर थी। अखाड़े के स्टैंड में अचानक हलचल मच गई और चर्चाएं बढ़ती गईं। सैमुअल और जोआना के प्रेम संबंधों के बारे में बहुत से लोग जानते थे और उन्हें पिछले द्वंद्वयुद्ध में सैमुअल की हार के बारे में भी पता था। अपनी बेटी की आपत्तियों के बावजूद जोआना के पिता ने लोमन परिवार के साथ शादी की तारीख तय कर दी। यह अप्रत्याशित था कि सैमुअल इस बार इतना दुस्साहसी था कि उसने लेक्स द ग्रेट द्वारा आयोजित द्वंद्वयुद्ध को नज़रअंदाज कर दिया और जोआना के साथ भाग निकला। फिलिप परिवार के कुलपति फ्रेड को गहरा सदमा लगा। पॉल पर उनकी निगाहें सदमे और गुस्से से भरी थीं। जोआना आराम करने के लिए गार्डन सिटी गई थी और वापस नहीं लौटी। अगर वह सैमुअल के साथ भाग भी जाती तो भी यह असंभव नहीं था। लेकिन फ्रेड को उम्मीद नहीं थी कि पॉल, जो हमेशा उसका सम्मान करता रहा था, उसे पहले से सूचित नहीं करेगा। इसके बजाय उसने सीधे तौर पर महामहिम लेक्स और सभी के सामने इस घटना का खुलासा किया। ये फिलिप परिवार को सीधे तौर पर अपमानित करने के बराबर था। इतना ही नहीं, ये कांड मध्यस्थ लेक्स द ग्रेट की प्रतिष्ठा को सीधे नुकसान पहुंचाने के समान था। ये फिलिप परिवार और केम्प्लॉट परिवार दोनों के लिए बेहद गंभीर परिणाम लाएगा। अगर यह अलिजा के समझाने से पहले होता तो पॉल निश्चित रूप से फिलिप परिवार को नाराज नहीं करता। अब जब उसने अपने भविष्य का फैसला कर लिया है तो उसे चर्च और पवित्र महिला के सामने अपना दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। अगर दोनों परिवारों को एक ही समय में दबाया जा सके तो इससे लोमन परिवार के विस्तार को बिना किसी नुकसान के निश्चित रूप से फायदा होगा। जब तक लोमन परिवार एक हद तक बढ़ता रहेगा और चर्च का गुप्त समर्थन भी, तब तक लेक्स द ग्रेट भी एक हद तक रुकेगा। वीआईपी सीटों पर बैठे कई लोग भी फुसफुसा रहे थे, जबकि लेक्स द ग्रेट अभी भी बिना किसी खुशी या गुस्से के उदासीन था। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। इस क्षण आसपास की चर्चा अचानक थम गई। पॉल थोड़ा चौंका, उसे कुछ आभास हुआ। उसकी आंखों में अविश्वास की एक चमक चमक उठी, जैसे उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। अदालत में दो व्यक्ति उपस्थित हुए, एक पुरुष और एक महिला। वे थे सैमुअल और जोआना। पॉल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सैमुअल और जोआना को स्टॉर्म आइलैंड में नहीं मारा जाना चाहिए? क्या ये अलिजा की चाल है? ये तो और भी नामुमकिन है। अलिजा आखिरकार मुझे अपने पक्ष में करने में कामयाब हो ही गई। उसका मुझे फंसाने का कोई इरादा नहीं है। सबसे पहले मैं महाराज के सामने अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूँ। कुछ विशेष कारणों से मुझे देर हो गई है। सैमुअल ने वीआईपी टेबल की ओर सलामी देते हुए कहा, मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी महिला को बचाने के लिए एक खतरनाक जगह पर गया था। उस जगह का नाम स्टॉर्म आइलैंड है। जैसे ही यह वाक्य निकला, दर्शकों में फिर से हड़कंप मच गया। स्टॉर्म आइलैंड वह एक खतरनाक जगह है जहां कोई संत पावरहाउस भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जोआना के लिए, असल में सैमुअल। वैसे जोआना स्टॉर्म आइलैंड पर क्यों थी? क्या मजाक है? तुम स्टॉर्म आइलैंड से लोगों को कैसे बचा सकते हो? पॉल जल्दी ही सदमे से उबर गया। उसके विचार अचानक बदल गए। जाहिर है तुमने ही मेरी मंगेतर को बहकाया। फिर तुम दोनों ने मिलकर यह बेतुका झूठ गढ़ा। जोआना अब तुम्हारी मंगेतर नहीं रही। इस द्वंद्वयुद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, फिलिप परिवार और लोमन परिवार के बीच विवाह अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। ये फिलिप परिवार का कुलपति फ्रेड था। फिलिप परिवार की शक्ति लोमन परिवार से भी अधिक थी। शुरुआत में उसने केम्प्लॉट परिवार के पतन और पॉल की क्षमता और चर्च की पृष्ठभूमि के कारण अपनी बेटी को पॉल से विवाह करने के लिए मजबूर किया। अब पॉल ने फिलिप परिवार को सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया और फिलिप परिवार को लगभग नष्ट कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह सैमुअल को उन्हें अपमानित करने का एक और मौका दे। पॉल समेत कई लोगों को इस फैसले की उम्मीद थी, लेकिन जब उसने फ्रेड की घोषणा खुद सुनी तो उसे फिर भी गहरा सदमा लगा। उसके दिल में जो गहरा आक्रोश उमड़ा, वह स्वाभाविक रूप से जोआना और सैमुअल के प्रति था। तभी वीआईपी सीट से लेक्स द ग्रेट की धीमी आवाज सुनाई दी। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। चूंकि द्वंद्वयुद्ध के दोनों पक्ष आ गए हैं, तो द्वंद्वयुद्ध शुरू हो गया है। सैमुअल ने जोआना की तरफ सिर हिलाया। जोआना ने समझदारी से कुछ नहीं कहा, बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और स्टैंड की तरफ चली गई। पॉल का चेहरा पहले से ही धुंध से ढका हुआ था और उसकी आंखें दुश्मनी से भरी थीं। जोआना हमेशा से उसके प्रति उदासीन रही थी और कभी इस तरह नहीं मुस्कुराई थी। ये कमबख्त जोड़ा स्टॉर्म आइलैंड में जिंदा वापस आ सकता है और समय पर अखाड़े में दिखाई दे सकता है। यह मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे सैमुअल को द्वंद्वयुद्ध में हराना होगा।
विजेता होने के नाते मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सैमुअल और जोआना ने मुझे फंसाने के लिए साजिश रची थी। फिर मैं पवित्र प्रकाश पर्वत पर जाकर दिव्यता मंदिर का शूरवीर बनूंगा और लोमन परिवार की रक्षा के लिए पवित्र प्रकाश पर्वत की शक्ति का उपयोग करूंगा। यद्यपि पिछली कई योजनाओं को इसी तरह से निरस्त करना पड़ा है, लेकिन स्थिति को सुधारने और उलटने का यही एकमात्र तरीका है। पॉल करा उठा और दोनों हाथों में एक लंबी तलवार कसते हुए उसके चेहरे से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। यह एक 2 हाथ वाली तलवार थी जिसका नाम मैग्निफिसेंट लाइट था, जो पॉल के गुरु पैलाडिन कैप्टन पारसाली ने उपहार में दी थी। इस 2 हाथ वाली तलवार को 2 हाथ वाली ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता था। तलवार की चौड़ाई और लंबाई आम 1 हाथ वाली तलवारों से कहीं ज्यादा थी। ब्लेड और मूठ के बीच एक रिकासो था जो न केवल जुड़ाव में भूमिका निभा सकता था, बल्कि उसमें एक जादुई रत्न भी जड़ा हुआ था जो एक बफ का भी काम करता था। क्विलोन थोड़े ऊपर की ओर झुके हुए थे और उनके सिरे पर किसी जानवर के नुकीले दांतों जैसे नुकीले ब्लेड थे। सैमुअल ने धीरे से एक लंबी तलवार निकाली। शानदार रोशनी की तुलना में यह उत्कृष्ट श्रेणी की तलवार एक साधारण वस्तु थी। सिल्वर नाइट की सांस में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था। पॉल की आक्रामक आभा की तुलना में उसकी आभा एक शांत कुएं जैसी थी। लेक्स द ग्रेट की नज़र कुछ देर के लिए सैमुअल पर रुकी, फिर थोड़ी चमकी और फिर शांत हो गई। बगल में बैठे युवक ने अचानक जम्हाई ली, मानो उसे हार जीत का अंदाजा हो गया हो। अब उसे और देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेक्स द ग्रेट को यह हरकत अशिष्ट लगी, लेकिन लेक्स को जरा भी बुरा नहीं लगा, जबकि बाकी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पॉल की आकृति चमक उठी और वह तेजी से सैमुअल के पास पहुंचा। 2 हाथों वाली तलवार एक भयानक हवा के शोर के साथ तेजी से आगे बढ़ी। जब तक 2 हाथों वाली तलवार चलाने की जगह थी, उसकी शक्ति काफी भयावह थी। जादू से सुरक्षित ठोस जमीन पर तलवार के हवा के दबाव से पहले ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। सैमुअल ने जबरदस्ती नहीं की, उसने मुख्यतः चकमा दिया और गुरिल्ला रणनीति अपनाई। ऐसा लग रहा था कि वह पॉल की शारीरिक शक्ति को खत्म करना चाहता था। पॉल अविचलित रहा, जबकि उसका हमला और भी जोरदार होता गया। दरअसल पिछली बार जब पॉल और सैमुअल के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, तो उन्होंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार सैमुअल की ताकत जाहिर तौर पर अगले स्तर पर पहुंच गई जब वह सेंट छद्म सेंट में प्रवेश कर गया, जो उसके बराबर था। हालांकि पॉल सैमुअल की कमजोरी यानी सहनशक्ति की कमी से वाकिफ था, जो असल में पॉल की ताकत थी। चूंकि सैमुअल इस तरह के उच्च दबाव वाले हमले में बड़ी मुश्किल से बचाव कर पाता था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति का उपयोग ज्यादा होता, इसलिए वह निश्चित रूप से तब तक थक चुका होता। अचानक सैमुअल की लंबी तलवार ने एक अकल्पनीय चाप बनाया। धार का पिछला हिस्सा तेजी से बड़ी तलवार की रीढ़ से टकराया। ये गति और शक्ति कल्पना से परे थी। पॉल अचंभित रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। उसका चेहरा तलवार से कट गया था। शमूएल ने उसे और मौका नहीं दिया। उसके हाथ में लंबी तलवार किसी चालाक सांप की तरह थी, जो बड़ी तलवार की तेज धार को चकमा देकर बार बार पॉल के अंदरूनी अंगों में चुभ रही थी। तलवार की धुंधली रोशनी में पॉल के शरीर पर लगे नीले रत्नजड़ित कवच पर कई घाव के निशान थे और जमीन पर खून टपक रहा था। ये पॉल का खून था। चेन रूई ने चुपके से सिर हिलाया। संकेत स्वीकार करने के बाद से सैमुअल के युद्ध कौशल और शक्ति प्रयोग में काफी प्रगति हुई है। वास्तव में दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। पॉल की ताकत दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण से सिर्फ एक कदम दूर है, जबकि सैमुअल को अभी अभी दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण में पदोन्नत किया गया है। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। अब मैं निश्चिंत होकर अगले कदम की योजना बना सकता हूँ। क्या पॉल में अभी भी कुछ छिपी हुई शक्ति है? अध्याय 663 पुरस्कार प्रदान करें। अजेय। पॉल के हाथों में महान तलवार का रत्न क्रिस्टल की रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही तलवार जमीन में धंसी, उसका शरीर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। लपटें तुरंत अनगिनत आपस में जुड़ी हुई पारभासी प्रकाश ढालों में बदल गईं। ये तकनीक उसे उसके गुरु पारसाली ने सिखाई थी। यह एक पूर्ण रक्षात्मक संपीड़न क्षेत्र शक्ति के बराबर थी। इसका प्रभाव सामान्य सुरक्षा जादू से कहीं बेहतर था। पॉल ने स्वयं यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा जिसे उसने पहले इस द्वंद्व युद्ध में हराया था, और उसे इतनी जल्दी इस चाल को सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार हमलों के बावजूद सैमुअल उस अजेय क्षेत्र में सेंध नहीं लगा सका। अपनी एक झटके से वह पॉल से दूर चला गया। उसके पैरों के नीचे एक बड़ा सा प्रकाश चिन्ह दिखाई दिया और उसकी लंबी तलवार पॉल की ओर तानते हुए एक तेज विनाशकारी सांस निकली। डॉन एक्सटिंक्शन। पॉल ने मन ही मन उपहास किया। सैमुअल ने पिछले द्वंद्व युद्ध में भी इसी चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह इसे आसानी से तोड़ देता था। वह इस चाल की विशेषताओं को जानता था। इस चाल में क्षेत्रीय शक्ति भी थी और हमले की सीमा बहुत बड़ी थी। नुकसान ये था कि इसमें बहुत अधिक शक्ति लगती थी और हमले की सतह अपेक्षाकृत बिखरी हुई थी। अजेय की रक्षात्मक विशेषताएं इसे नियंत्रित कर लेती थीं।
यद्यपि सैमुअल ने उसे परास्त करने की ताकत दिखाई थी, लेकिन जब तक वह इस तुरुप के पत्ते से बचकर रहता और सैमुअल की शारीरिक शक्ति समाप्त होने पर पलटवार करता, तब तक वह एक चाल में विकट स्थिति को पलट सकता था या यहाँ तक कि वापसी भी कर सकता था। भीषण युद्धों के बीच अवसर क्षणभंगुर थे, इसलिए निर्णय लेने या सोचने का समय बहुत कम था। आमतौर पर केवल एक ही विकल्प चुना जा सकता था, जो एक सहज प्रतिक्रिया थी। सैमुअल की तलवार से एक अत्यंत तीव्र क्यूई फूट पड़ी थी। पॉल ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे चकमा नहीं देना है। उसने अजय के साथ उसे रोकने के लिए अपनी क्षेत्रीय शक्ति का पूरा उपयोग किया। अखाड़े में रोशनी चमक रही थी और पास में ही रखा सुरक्षा कवच जोर से हिल रहा था। उस तरह के अनुकूलित उच्च शक्ति वाले रक्षात्मक पत्थर के स्लैब भारी दबाव का सामना नहीं कर सके और एक के बाद एक टूटकर बिखर गए। पॉल ने अनसेले पर जोरदार प्रहार महसूस किया। वे पारदर्शी प्रकाश ढालें पतली होने लगी और थोड़ी विकृत भी हो गईं, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह खुश हुआ। अनसेलेब की विशेषता कुछ कुछ स्प्रिंग जैसी है। ढाल जितनी पतली होगी, रक्षा उतनी ही मजबूत होगी। डॉन एक्सटिंक्शन की शक्ति निस्संदेह भयावह है, लेकिन अनसेलेब की मजबूती के साथ यह अंत तक टिकी रह सकती है। इस क्षण पॉल को अचानक लगा कि क्षेत्रीय शक्ति का प्रवाह अलग था। एक झटके के साथ उसके कंधे में दर्द हुआ। कोई नुकीली चीज उसके कवच में घुस गई थी। यह एक धड़कता हुआ दर्द था। इसके तुरंत बाद नुकीली वस्तुएं तेज गति से ढाल को भेदती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पॉल को लगातार गोली मारी जा रही हो। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। अजय ढाल की सतह पर छेद हो गए थे। हालांकि वे धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गए, फिर भी वे उस तीखे प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। रोशनी के फटने के बाद पॉल खून से लथपथ हो गया था। जैसे ही वह लड़खड़ाकर पीछे हटा, पारदर्शी ढाल की सतह ढह गई। जैसे ही वह स्थिर हुआ, अगली प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी सांस अचानक रुक गई। उसके गले पर पहले से ही एक तेज तलवार थी, एक टूटी हुई तलवार। इस क्षण पॉल को आखिरकार एहसास हुआ। पता चला कि डॉन एक्सटिंक्शन पहले से बिल्कुल अलग है। बिखरे हुए हमले एक साथ मिलकर और शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इससे भी ज्यादा मुश्किल यह है कि सैमुअल ने जानबूझकर लंबी तलवार को चकनाचूर कर दिया और उसे डॉन एक्सटिंक्शन के साथ मिलाकर बाहर निकाल दिया। क्षेत्रीय शक्ति से युक्त यह विनाशकारी ब्लेड बेहद तेज है। इसकी मारक क्षमता इतनी अद्भुत है कि अनसेलेब भी इसका विरोध नहीं कर सकता। उसने जरूर तलवार के साथ कुछ किया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले मेरी शानदार प्रकाश वाली तलवार का शायद ही कभी बचाव किया हो। वह इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पॉल की दूसरी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। मैं जोआना, लेक्स द ग्रेट, उच्च वर्ग के रईसों और सभी दर्शकों के सामने सैमुअल से हार गया हूँ। अभी दोनों की हरकतें बेहद तेज थीं। कई दर्शक साफ साफ देख नहीं पा रहे थे। जब ये दृश्य रुक गया तो दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया। द्वंद्व युद्ध का नतीजा चौंकाने वाला है। शीर्ष प्रतिभाशाली पॉल, जिसे दर्शक द्वंद्व युद्ध से पहले बहुत मानते थे, असल में हार गया। उस खूनी दृश्य को देखकर लगता है कि यह एक नाकामी थी। शमूएल ने शांति से पौलुस की ओर देखा और विजेता की घोषणा जैसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने धीरे से टूटी हुई तलवार वापस खींच ली और घूम गया। ये साफ तौर पर अज्ञानता थी। पॉल के दिल में गहरी शर्म और गुस्सा उमड़ आया। उसका मन कर रहा था कि पीछे से चुपके से हमला करके सैमुअल को 2 टुकड़ों में काट डाले, लेकिन यह विचार क्षणिक ही था। ये जंगल नहीं, बल्कि शाही अखाड़ा था। मध्यस्थ लेक्स द ग्रेट अकेले ही मानव जगत के सबसे शक्तिशाली संतों में से एक थे। अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो सैमुअल के जीवन या मृत्यु का पता न चलने पर भी वह और लोमन परिवार निश्चित रूप से मर जाएंगे। सैमुअल ने ये द्वंद्व युद्ध जीत लिया। लेक्स द ग्रेट की आवाज़ सुनाई दी। वह अभी भी शांत था। सैमुअल ने लेक्स द ग्रेट को प्रणाम किया। तभी लेक्स द ग्रेट के नीचे दाईं ओर बैठा एक मुस्कुराता हुआ आदमी खड़ा हुआ और बोला, पिताजी ने एक बार कहा था कि सच्ची सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत प्रतिभा से बेहतर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कल्पना कर सकता हूं कि हमारे सिल्वर नाइट ने आज की प्रभावशाली जीत हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। सर सैमुअल, मुझे इस बार स्टॉर्म आइलैंड में आपके वीरतापूर्ण कार्यों में बहुत रुचि है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? शायद आप मेरे क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए कुछ ट्रॉफियां निकाल सकते हैं। वह आदमी वाक्पटुता से बोल रहा था, लेकिन असल में वह स्टॉर्म आइलैंड की घटना पर सवाल उठा रहा था। जाहिर है, इस स्थिति में सैमुअल की जीत के बारे में पूछना उसके इरादे से ठीक नहीं था। चेन रूई जानता था कि यह आदमी उसका दूसरा भाई गारफील्ड था। आथक की स्वर्ण संपदा पर वर्तमान में गारफील्ड का शासन था। गारफील्ड और सैमुअल के पिता कार्लो के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने अक्सर उन्हें फंसाया और दबाया था। केम्प्लॉट परिवार की वर्तमान दुर्दशा दूसरे राजकुमार के प्रयास से अविभाज्य थी।
गारफील्ड के हमले का सामना करते हुए सैमुअल बहुत शांत दिख रहा था और उसने झुककर कहा, महामहिम गारफील्ड, दुर्भाग्य से मैं स्टॉर्म द्वीप पर सिर्फ अपने प्रेमी को बचाने गया था, जिसे एक भयावह योजना के तहत फंसाया गया था। मैं कोई नायक नहीं हूँ। इसके अलावा अगर स्टॉर्म द्वीप से बच निकलने का कोई संयोग न होता तो जोआना और मैं टाइटन्स के हाथों मारे जाते। टाइटन्स। आसपास की चर्चाएं फिर तेज हो गईं। अफवाह है कि टाइटन विशाल अजगर से मुकाबला कर सकता है। अचानक सैमुअल का सामना इस भयानक विशालकाय जीव से हो गया। इतना कहकर सैमुअल ने हथेली के आकार का एक चांदी का टुकड़ा निकाला। ये वही है जो मुझे भागते समय मिला था। यह कोई ट्रॉफी नहीं है। मैं शुरू में इसे एक याद के तौर पर अपने पास रखना चाहता था और खुद को एक ऊंचा लक्ष्य देना चाहता था जिस पर काम कर सकूं। शायद यह महाराज को संतुष्ट कर दे। लेक्स द ग्रेट के बगल में बैठा युवक दूर से उस धातु के टुकड़े को घूर रहा था। उसकी चांदी जैसी आंखें चमक रही थीं। चांदी के तराजू वाला ये कवच वाकई टाइटन की कारीगरी है। ये नन्हा सा बच्चा बहुत अच्छा है। युवक की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन बगल में खड़े गारफील्ड ने सुन ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि और कुछ पूछूं, इसलिए वह बैठ गया। लेक्स द ग्रेट ने हल्के से सिर हिलाया। सैमुअल, मैं तुम्हारे साहस और शक्ति की सराहना करता हूँ। मैं तुम्हें साम्राज्य के स्वर्णिम शूरवीर की उपाधि प्रदान करूंगा। आधिकारिक उपाधि प्रदान करने का समारोह 3 दिन बाद होगा। लेक्स द ग्रेट ने रुककर बगल में खड़े युवक की ओर देखा और एक और वाक्य जोड़ा, मैं तुम्हें साल के दूसरे भाग में ड्रैगन वैली मीटिंग में भाग लेने की योग्यता प्रदान करूंगा। अगर तुम ड्रैगन की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हो तो तुम आधिकारिक तौर पर ड्रैगन नाइट लीजन के सदस्य बन जाओगे। सैमुअल बहुत खुश हुआ और इनाम का शुक्रिया अदा करने के लिए जल्दी से घुटने टेक दिए। लेक्स द ग्रेट के इनाम ने पूरे शाही अखाड़े में सनसनी मचा दी। सैमुअल का गोल्डन नाइट बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी स्तर की ताकत हासिल करने के बाद वह गोल्डन नाइट बनने के योग्य हो जाता है। पॉल रिजर्व गोल्डन नाइट है। बस सैमुअल ने रिजर्व लेवल को ही छोड़ दिया। आज पॉल को हराने में सैमुअल के प्रदर्शन को देखते हुए इस तरह का छोड़ना समझ में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में ड्रैगन वैली मीटिंग के लिए योग्यताएं हैं। इस तरह की मीटिंग वास्तव में सबसे मजबूत और सर्वोच्च रैंकिंग वाली ड्रैगन नाइट चयन प्रतियोगिता होती है। ये हर 50 साल में आयोजित की जाती है और एक बार में केवल 10 उम्मीदवार होते हैं। प्रतियोगिता बेहद कड़ी होती है। यहाँ तक कि गोल्डन नाइट भी शायद ही इस योग्यता को प्राप्त कर पाए। अप्रत्याशित रूप से लेक्स द ग्रेट ने आज इनमें से एक स्थान सीधे सैमुअल को दे दिया। कई उच्च स्तरीय कुलीन परिवार यह अनुमान लगाने लगे थे कि क्या ये केम्प्लॉट परिवार के पुनरुत्थान का संकेत है। केम्प्लॉट परिवार के कुलपति कार्लो ने दूर से ही लेक्स द ग्रेट को प्रणाम करते हुए उत्साहित भाव प्रदर्शित किया। जोआना के पिता फ्रेड द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने के बाद कि जोआना और पॉल का विवाह अमान्य है, वे अभी भी सोच रहे थे कि सैमुअल को स्वीकार करें या नहीं, जिसे उन्होंने एक बार अस्वीकार कर दिया था। इनाम की बात सुनकर उन्होंने तुरंत अपना मन बना लिया। दूसरे राजकुमार गारफील्ड के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उस कठोर मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। अखाड़े में स्थिर खड़ा पॉल इस समय किसी अजनबी सा लग रहा था। सैमुअल को जो गौरव और पुरस्कार मिला था वह उसके मुंह पर पड़े तमाचे के बराबर था। वह साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज और पैलाडिन कैप्टन पारसाली का शिष्य था। वह इतना उत्साही था मानो उसे कोई हरा ही न सके। वह हमेशा से ही प्रतिभा और विजेता के प्रभामंडल से घिरा रहा था। उसे इतनी दुखद हार कब मिली थी? जब तक चेनरुई कोर्ट में नहीं आए और उसे पकड़ नहीं लिया तब तक पॉल को होश नहीं आया। उसे लगा जैसे उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई है और वह केवल चेनरुई के सहारे ही लड़खड़ाते हुए नीचे उतर सकता था। सैमुअल द्वारा सर्वोच्च प्रतिभावान पॉल को पराजित करने और स्वर्ण योद्धा की उपाधि प्राप्त करने की खबर पल भर में यूरोप दिशा में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी। द्वंद्वयुद्ध के परिणाम ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। साम्राज्य के शैक्षणिक मामलों के विभाग के पूर्व निदेशक लियोन के इस्तीफे को लेक्स द ग्रेट ने मंजूरी दे दी और उनके उत्तराधिकारी पूर्व वित्त मामलों के विभाग निदेशक ब्रुशिया बने। शैक्षणिक मामलों के विभाग के उपनिदेशक सल्वाडोर नॉर्मन को सैन्य प्रशासन परिषद में स्थानांतरित कर दिया गया। केम्प्लॉट परिवार के कुलपति कार्लो को वित्त मामलों के विभाग निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। कई समझदार लोगों ने गौर किया था कि कार्मिक परिवर्तनों की यह श्रृंखला एक लंबे समय से तैयार किए गए फेरबदल की तरह थी। तथाकथित द्वंद्वयुद्ध तो बस एक फ्यूज था। हाल के वर्षों में चर्च से जुड़ी पारिवारिक शक्ति का और अधिक विस्तार हुआ है, जिसने लंबे समय से लेक्स द ग्रेट की सतर्कता को जगाया है। वैसे भी किसी भी साम्राज्य का सर्वोच्च शासक आखिरकार राजा ही होता है। लोमन परिवार के कुलपति सल्वाडोर मूल रूप से शैक्षणिक मामलों के विभाग के निदेशक पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। यहाँ तक कि लेक्स द ग्रेट ने भी मौखिक रूप से इस आशय का खुलासा किया था, लेकिन अब उनका तबादला सैन्य प्रशासन परिषद में कर दिया गया। दोनों परिषदों का पद तीनों विभागों से ऊंचा था। इस तरह का तबादला ऊपरी तौर पर पदोन्नति जैसा लग रहा था।
दरअसल सल्वाडोर सैन्य प्रशासन परिषद में बस एक अनाम पदवी रखते थे। ये शैक्षणिक मामलों के विभाग के निदेशक के सामने तुलनीय नहीं था, जिनके पास असली शक्ति थी। शैक्षणिक मामलों के विभाग में वर्षों से उन्होंने जिस संपर्कों और हितों का जाल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, वह भी धीरे धीरे बिखरता चला गया। इस घटना ने लोमन परिवार को सतही तौर पर जितना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा झटका दिया। परिवार का व्यवसाय हर पहलू से प्रभावित हुआ। शुरू में भीड़ भाड़ वाली हवेली अब वीरान और शांत थी, कोई भी मिलने नहीं आता था। यहाँ तक कि लिंकन परिवार का अधीनस्थ डिएगो भी गायब हो गया। यह मानवीय रिश्तों का सतीपन था। केवल वफादार अधीनस्थ चेन रूई ही अब भी घर में रहा। वह निराश पॉल को प्रोत्साहित करता रहा। पॉल अपने अधीनस्थ की ईमानदार आंखों को देखकर भावुक हो गया। आखिरकार उसने फिर से खुश होकर व्हाइट क्लिफ जाकर दिव्यता मंदिर के नाइट के चयन में भाग लेने का मन बना लिया। बेचारा पॉल रिचर्ड की ईमानदारी के पीछे छिपे इरादों को समझ ही नहीं पाया, वरना शायद वह तब तक भावुक होता जब तक उसके सातों छिद्रों से खून न निकल जाता। टीएल, यह एक महान दृश्य होगा। अध्याय 664 जानवर। शाम को एक शराबखाने के लाउंज में। क्या ये सिर्फ सगाई है? चेन रूई मुस्कुराया और अपना कप उठाया। राजधानी में हुए बड़े कार्मिक बदलावों की तुलना में सैमुअल और जोआना की सगाई की खबर मामूली थी। बेशक दोनों संबंधित पक्षों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था। तमाम मुश्किलों के बाद दोनों प्रेमी आखिरकार एक हो पाए। सैमुअल जल्दी से उठा और अपना ड्रिंक पीता हुआ बोला, परिवार के अपने नियम होते हैं। सगाई के बाद शादी की औपचारिकता पूरी होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। बैठ जाओ, जैसा मैंने कहा इतने संयमित मत बनो। चेन रूई ने सैमुअल की ओर हाथ हिलाया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन बेवजह के नियमों से है। सैमुअल बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, अगर महाराज अब महल लौटते हैं तो ब्लू ग्लोरी साम्राज्य की राजकुमारी लैंडबिस के साथ आपका विवाह जरूर फिर से शुरू हो जाएगा। राजकुमारी लैंडबिस को ब्लू ग्लोरी साम्राज्य का सबसे चमकीला मोती माना जाता है। उस समय इस विवाह से बहुत से लोग ईर्ष्या करते थे। मुझे यकीन है कि महाराज अब विवाह में मुझसे ज्यादा नियमों का अनुभव करेंगे। राजकुमारी लैंडबिस, सबसे चमकदार मोती। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं और उदासीनता से सिर हिलाया। तो क्या हुआ अगर वो राजकुमारी है? मेरी तो 2 महारानियां भी हैं। इस लैंडबिस की तुलना कैसे हो सकती है? यह आपके लिए है। चेन रूई ने अपने हाथ में एक लंबी तलवार निकाली और उसे सौंप दिया। सैमुअल ने आदरपूर्वक तलवार ले ली। जब उसने उसे छुआ तो गहरे लाल म्यान के स्पर्श ने उसे एक असाधारण अनुभूति दी। चेन रूई के इशारे पर सैमुअल ने धीरे से तलवार निकाली। उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ और वह कांप उठा। पूरी तलवार पर कोई आकर्षक सामान या कोई चमकदार रोशनी नहीं थी। लहराने पर वह खामोश रहती थी और धार बेहद तेज थी। हल्के नीले रंग की तलवार पर मछली के शल्कों जैसी हल्की बनावट थी जो सरल और रहस्यमयी लग रही थी। इस तलवार का वजन और लंबाई बेहद उपयोगी थी। सैमुअल को इस बात पर हैरानी हुई कि तलवार के साथ उसका अद्भुत तालमेल ऐसे था मानो वह उसके शरीर का ही एक अंग हो। वह इसकी शक्ति और कुशलता को आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। बस कुछ ही बार चलाने के बाद उसे ये तलवार इतनी पसंद आ गई कि वह इसे नीचे रखने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं पॉल के साथ जल्द ही व्हाइट क्लिफ जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी सगाई और यहाँ तक कि तुम्हारी शादी में भी शामिल नहीं हो पाऊंगा। चेन रूई ने कंधे उचका दिए। इस फ्लाइंग ऑब्लिटेरेशन की गुणवत्ता को लीजेंडरी ग्रेड में सर्वोच्च माना जाना चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। इसे अपने लिए एक अग्रिम उपहार समझिए। बफ विशेषता के अलावा एक और विशेषता है जो आपको बहुत पसंद आएगी। जब तक आप तलवार पर रून को एक विशेष विधि से सक्रिय करते हैं, तब तक ब्लेड टुकड़ों में बदल सकता है और फट सकता है। जब तक आप संबंधित को सक्रिय करते हैं, तब तक टुकड़े अपने आप वापस आ जाएंगे। उड़ता हुआ विनाश तीव्र घावों को गहरा करता है, चलाने की गति को 50% तक बढ़ाता है, क्षति के माध्यम से दुश्मन की शक्ति को अवशोषित करता है ताकि धीरे धीरे शारीरिक शक्ति बहाल हो सके। विशेष गुण, ब्लेड में विभाजित होने और विलीन होने की विशेषताएं होती हैं। इसे सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके वापस खींचा जा सकता है। टुकड़े की स्थिति छींटे से होने वाले नुकसान को 30% तक बढ़ा देती है। चेन रूई के मौजूदा यांत्रिक कौशल के साथ पौराणिक स्तर के उपकरण बनाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन एक अर्ध कलाकृति बनाना इतना आसान नहीं था। व्यक्तिगत हैसियत के अलावा उसके पास पिछली बार माउंटेन हॉबिट में आयरन ट्री स्पार्क हाउस जैसी प्रेरणा भी होनी चाहिए। बहरहाल सैमुअल के लिए इस तलवार का मूल्य निश्चित रूप से अर्ध कलाकृति के अंतर्गत नहीं था। सैमुअल की आंखें चमक उठीं जब उसने फ्लाइंग ऑब्लिटेरेशन को ऐसे सहलाया जैसे वह कोई खजाना हो। तलवार की यह विशेषता मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, खासकर विभाजन और विलय की विशेषताएं। ये डॉन एक्सटिंक्शन के उन्नत संस्करण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वैसे महामहिम ने इसे खास तौर पर मेरे लिए बनाया है। मेरी नई चाल को समायोजित करने के लिए उन्होंने ज़रूर काफ़ी मेहनत की होगी। महामहिम ने इसमें वाकई बहुत मेहनत की है।
रुको, बेहतरीन दर्जे की पौराणिक वस्तु, हाथ से बनी। सैमुअल को अचानक ख्याल आया कि उसने जो अनंतकाली औषधियां पी थीं, वे भी इसी तृतीय महामहिम के हाथों की थीं, और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। संत की चरम अवस्था, औषधि के महागुरु, और एक शीर्ष मैकेनिक गुरु भी। अगर तृतीय महामहिम अब महल में लौट आएं, तो इस तरह की ताकत के साथ सीधे सिंहासन के प्रथम उत्तराधिकारी बनना बहुत संभव है। क्यों? महाराज, सैमुएल ने अपने दिल में सदमे को बड़ी मुश्किल से दबाया। मुझे पूछने के लिए माफ़ करें। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। सैमुअल की पीठ थपथपाई और उसके सवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, हर किसी के दिल में एक लक्ष्य और लगन होती है। जैसे आप जोआना को प्रशिक्षित करने के लिए दानव क्षेत्र और तूफान द्वीप जाते हैं, मेरे भी अपने लक्ष्य हैं। मैं अभी आपको ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता। मेरी बस एक ही विनती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी अनुमति के बिना कभी भी मेरी पहचान किसी को नहीं बता सकते। अगर आप इसे एक आदेश मानना चाहते हैं, तो बस यही मेरा आदेश है। सैमुअल ने फिर कुछ नहीं पूछा, बस गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे, तो तुम पहले से ही एक ड्रैगन नाइट हो। चेन रुई उठ खड़ा हुआ और बोला, वैसे वो कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना। चेन रुई पूछना चाहता था कि घूंघट वाली महिला कौन थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। घूंघट वाली औरत और आथा के बीच इतना गहरा रिश्ता जरूर होगा कि आथा की चेतना के एक हिस्से के मिलने से भी इतनी गहरी प्रतिक्रिया हुई होगी, लेकिन इससे क्या? आथा आथा है, मैं हूँ। ड्रैगन ब्राइट एम्पायर आथा का घर है, मेरा नहीं। मैं तो बस कभी कभार यहाँ से गुजरने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ आया भी हूँ, तो भी मैं अंततः यहाँ से चला जाऊँगा। यह उस वाक्य की तरह था जो वह अक्सर अपनी प्रिय महिला से कहा करता था, मैं चेन रुई हूँ, चेन रुई का चेन, चेन रुई का रुई। इस समय वह अचानक दानव क्षेत्र में उन्हें बुरी तरह से याद करता है। दानव क्षेत्र, डार्क मून एस्टेट, शेरिफ और वित्तीय अधिकारी का पूर्व निवास। खूबसूरत आंखों का एक जोड़ा आसमान में दो बैंगनी चांद को देख रहा था। उसकी लाल रत्न जैसी पुतलियां धुंध की एक पतली परत से ढकी हुई लग रही थीं। अरे एथेना, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? जल्दी से खा लो, वरना पगलियो और बाकी लोग सब खा जाएंगे। ओलिफियस मुंह में भुने हुए खुर के साथ लड़खड़ा रही थी। दरअसल मिस ब्लैक ड्रैगन के सामने रखे खाने के ढेर को देखकर लग रहा था कि पगलियो और रोमन की तरफ के बर्तन तो मामूली थे। ठीक है ओलिफियस, एथेना ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराए। बगल में बैठी डेलिया पहले भी ऐसा अनुभव कर चुकी थी, इसलिए वह समझ गई कि एथेना क्या सोच रही है। उसने शराब का गिलास आगे बढ़ाया, उसे याद करती हो? हाँ, एथेना ने धीरे से जवाब दिया और शराब ले ली। वह ऐसी नहीं थी जो अपने मन की बात छिपा सके, खासकर अच्छे दोस्तों के सामने। आज डेलिया का जन्मदिन था और एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। कैथरीन के आगमन और उसके बाद के सहयोग जैसे कई बड़े आयोजनों के कारण महारानी शिया और राजकुमारी एलिस राजधानी से बाहर नहीं जा सकी, जबकि जोला भी नहीं आ सकी क्योंकि उनका प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। बाकी दोस्त आ गए थे। मुझे माफ करना, इसाबेला, जो मेज के उस पार क्रोबेलिस के बगल में बैठी थी, बोली। चेन रुई कई महीनों तक बिना किसी खबर के डार्क एलिमेंटल किंग की तलाश में मृत सागर गई थी, और यह खतरनाक यात्रा उसके लिए ही थी। इन करीबी दोस्तों के लिए चेन रुई और इसाबेला के रिश्ते सहित यह मामला अब कोई राज नहीं था। बस रोमन थोड़ा अटपटा था। आखिरकार इसाबेला उसके पिता की बहन थी, हालांकि दानव लोक में यह कोई मायने नहीं रखता था और शुरुआत में इसमें उसका भी योगदान था। एथेना और किया का सामना करते हुए मिस सीक्रेट इंटेलिजेंस को सचमुच ग्लानि हो रही थी। ये शिया का सामना करने से बिल्कुल अलग था। जोला के अलावा वह आमतौर पर उनसे जितना हो सके मिलने से बचती थी। वह बस रेनबो वैली में स्वास्थ्य लाभ के लिए रुकती थी और कभी कभी महारानी की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए राजधानी जाती थी। इस बार डेलिया के जन्मदिन पर इसाबेला को रोमन का निमंत्रण मिला था। उसकी करीबी दोस्त क्रोबेलिस ने भी उसे जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। ये सोचकर कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, मिस यनी ने उसे जाने दिया। हैरानी की बात है कि शायद सहानुभूति के कारण इसाबेला ने एथेना की आंखों में मित्रता और सहिष्णुता ज़्यादा देखी। यह कोई जानबूझकर किया गया दिखावा नहीं था, बल्कि सच्ची दयालुता थी। इसने शैतान के जाल को चुप करा दिया, जो आमतौर पर सामाजिक रूप से सक्रिय रहता था। उसने इस क्षण तक कुछ नहीं कहा था। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एथेना ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, अगर मैं या कोई और होता, तो वह भी यही करता। तुम्हें उसे अच्छी तरह जानना चाहिए, इसलिए उस पर भरोसा करना चाहिए। वह समय आने पर वापस आ जाएगा। किया ने भी सिर हिलाया। दरअसल उस छोटी सी आकर्षक लड़की ने पहले ही एथेना से चुपके से फुसफुसाकर कहा था, और उसने इसाबेला को रोकने के लिए सेना में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि जब उसका सामना इसाबेला से हुआ, तो सक्कुबस दासी अब और कठोर हृदय नहीं सह सकी, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसे आत्मा बंधनों ने यातनाएं दी थीं और वह हर दिन मौत का इंतजार करती थी। ये पहली बार नहीं था जब इसाबेला ने आखिरी वाक्य सुना था।
उसकी नाक अचानक तन गई और उसने मुंह फेर लिया। शुक्रिया। दरअसल मुझे भी अपने बॉस की बहुत याद आती है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। बगल में खड़ी मिस ब्लैक ड्रैगन ने अपने चेहरे पर कड़वाहट भरे भाव के साथ बीच में ही टोकते हुए अपना चिकना मुंह पोंछा। उनके सामने रखा खाने का ढेर अब गायब हो चुका था, हड्डियां भी नहीं बची थीं। सबसे जल्दी जवाब देने वाली वो छोटी सी खूबसूरत लड़की थी। उसने तुरंत एक सतर्क भाव दिखाया। ये छोटी सी खाने पीने की शौकीन मादा ड्रैगन मेरे आदमी के साथ कब से जुड़ गई? इस तरह की अटकलों का पूर्वाग्रह काफी समस्याग्रस्त था। जाहिर है उसने प्लेबॉय की बजाय पहले ओलिफियस को दोषी ठहराया। एथेना और ओलिफियस एक साथ युद्ध के मैदान में थे। वे मिस ब्लैक ड्रैगन को किया से कहीं बेहतर जानते थे, इसलिए वे बेपरवाही से मुस्कुरा दिए। इसाबेला, जो अब ठीक हो चुकी थी, ने पूछा, तुम्हें उसकी तनख्वाह याद आती है ना? क्या अब देने का समय हो गया है? ओलिफियस ने सिर हिलाया और उंगलियों से गिनती करते हुए कहा, वेतन और सभी लाभ प्रतिदिन 52 काले क्रिस्टल सिक्कों, 10 बैंगनी क्रिस्टल सिक्कों और 13 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्कों में बदल जाते हैं। 1 साल के लिए मुझे 30,000 काले क्रिस्टल सिक्के मिलने चाहिए। 30,000 काले क्रिस्टल सिक्कों की बात करते हुए सुश्री ब्लैक ड्रैगन की सारी पुतलियां काले क्रिस्टल सिक्कों के आकार में बदल गईं। उनके मुंह में लगभग लार टपकने लगी। जरा रुकिए, अगर यह रोजाना 53 काले क्रिस्टल सिक्के भी हों तो भी आधे साल में ये 10,000 से कम हो जाना चाहिए। क्या अब डार्क मून के प्रिंसेस रिटेल स्टोर की प्रमुख थी, इसलिए वह पैसों की मात्रा को लेकर बहुत संवेदनशील थी। उसने तुरंत सुश्री ब्लैक ड्रैगन की गलती पहचान ली। आधे साल में 183 दिनों की गणना के आधार पर ये 9,534 काले क्रिस्टल सिक्के होने चाहिए। इसाबेला ने जल्दी से परिणाम की गणना की। ओलिफियस, आपने अपने 30,000 की गणना कैसे की? सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये पूर्णांक नहीं है? 52 काले क्रिस्टल सिक्कों को पूर्णांक बनाकर 100 बनाया जा सकता है और शेष 4 से कम है, इसलिए मैं अनिच्छा से इसे त्याग देती हूँ। इसाबेला, सब लोग, तुम्हें इस तरह गोल करना किसने सिखाया? और तुम तो आधे साल को भी 300 दिन गिन लेते हो। क्रोबेलस ने बीच में ही टोक दिया। हालांकि सुश्री एमरल्ड ड्रैगन इंस्क्रिप्शन में कमज़ोर थीं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन से जुड़े गणित में वे कमज़ोर नहीं थीं। इतने सारे लोगों को अपनी गलतियां बताते देख सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने दुखी होकर कहा, मैं गणित में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। ओह, लेकिन आपकी गणना के अनुसार लगता है कि बहन अभी एक भिन्न भूल गई है। ये 9,534 काले क्रिस्टल सिक्के, 53 बैंगनी क्रिस्टल सिक्के और 79 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्के होने चाहिए। इसाबेला, सब लोग, मिस ब्लैक ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और अचानक उन्हें कुछ याद आया। वैसे बॉस ने मुझे निजी अंगरक्षक बनने के लिए एक विशेष सेवा शुल्क देने का भी वादा किया है। वह तो अतिरिक्त है। ऐसे तो बहुत सारे निजी अंगरक्षक और विशेष सेवा भी। क्या बात है? छोटी सी आकर्षक लड़की फिर से ध्यान से सुन रही थी। विशेष सेवा की बात करें तो सक्कुबस कई बहनों में सबसे कुशल थी, इसलिए तुरंत ही एक तरह का जुड़ाव पैदा हो गया। ये बॉस और मेरे बीच का राज है, मैं किसी और को नहीं बता सकती। ओलिफियस ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि मुझे ड्रैगन की तरह विश्वसनीय होना चाहिए। इस बार सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक गईं। क्या वह लड़का सचमुच ओलिफियस के साथ संबंध बना चुका था? सहपाठी भतीजे ने मेज पर जोर से हाथ मारा और ईर्ष्या और जलन से बोला, क्या जानवर है? छोटी सी आकर्षक लड़की को एक विचार आया और उसने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। ओलिफियस, यदि तुम हमें ये रहस्य बता दोगे तो मैं तुम्हें 100 काले क्रिस्टल सिक्के दूंगी। ओलिफियस की आंखें अचानक चमक उठीं, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। माँ ने कहा था कि एक ड्रैगन को दृढ़ निश्चय होना चाहिए और आसानी से अपनी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। हालांकि ओलिफियस कुछ हद तक अविश्वसनीय था, लेकिन वह कोई बहुत चालाक इंसान नहीं थी। ओह, ड्रैगन! इन शब्दों ने लोगों को शक की निगाह से देखा। एथेना की आवाज़ तुरंत गूंजी, 1,000 काले क्रिस्टल सिक्के। एथेना, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। सुश्री ब्लैक ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी बात पर अड़ी रहीं। लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया है। 10,000 काले क्रिस्टल सिक्के। इस बार यह इसाबेला थी। पल भर में तीनों औरतों ने एक मौन संग बना लिया। माँ, और भी 1 मिनट रुको। 10,000 काले क्रिस्टल सिक्के, सफ़ेद क्रिस्टल सिक्के या बैंगनी क्रिस्टल सिक्के नहीं। चमकती आंखों वाले ओलिफियस ने इसाबेला के हाथ पकड़े। माँ, ओह बहन, क्या तुम सचमुच मुझे ये दे रही हो? माँ की उपाधि सुनकर इसाबेला को समझ नहीं आया कि वह रोए यहाँ से, और वह मिस ब्लैक ड्रैगन के चिकने हाथों से छूट गई। अगर तुम सचमुच मुझे बहन समझते हो तो तुम्हें हमें पूरा राज बताना होगा। एनएन, सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत कहा, मेरे बॉस ने कहा कि विशेष सेवा यह है कि अगर कोई रास्ते में आता है तो मैं उसे पीटूंगी। अगर जमीन पर कोई जादुई बम है तो मैं पहले उस पर पैर रखूंगी। अगर कोई गड्ढा है तो मैं उसमें कूद जाऊंगी और उसे भर दूंगी। ये शब्द सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थे।
हालांकि इन असमान परिस्थितियों में श्रम शोषण और बाल श्रम के दुरुपयोग का संदेह था, लेकिन इनमें उम्मीद के मुताबिक विषय वस्तु नहीं थी, जिससे उन दोनों लड़कों को निराशा हुई जो अच्छे शो का इंतजार कर रहे थे। बस इतना ही? इसाबेला ने बेचैनी से पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरी याददाश्त अच्छी है, ओलिफियस ने विजयी भाव से कहा। मेरे बॉस ने यह भी कहा था कि जब मैं बहन के साथ होता हूँ, अगर कोई आदमी मेरी बहन के पास आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा। अगर बहन के आंगन का दरवाज़ा बंद है तो मैं बॉस को चुपके से उसे अंदर से खोलने में मदद करूंगा। अगर बॉस दीवार पार करके आएगा तो मैं ऐसे बर्ताव करूंगा जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। अगर बॉस बहन के साथ पापा करना चाहे तो मैं दरवाजे की रखवाली में उसकी मदद करूंगा। पापा क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? इसाबेला। सब लोग। मिस ब्लैक ड्रैगन द्वारा बताई गई बहन कोई और नहीं बल्कि इसाबेला थी। अचानक कई लोगों की नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं। मिस सीक्रेट इंटेलिजेंस को उम्मीद नहीं थी कि वह 10,000 काले क्रिस्टल सिक्के खर्च करके सब कुछ बिगाड़ देगी। उसका चेहरा शायद ही कभी लाल हुआ हो। मास्टर पॉइजन ड्रैगन और बगल में खड़े भतीजे ने एक दूसरे की ओर देखा और गुस्से से कहा, जानवर। छोटा कंजूस कभी भी चीज़ें बिगाड़ने से नहीं चूकता। इसे खाया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे समझा जाए। अध्याय 665, काली मौत का अनुयायी और बलि का बकरा। 3 दिन बाद चेन रूई और पॉल ने ड्रैगन ब्राइट कैपिटल येरोडिशा को एक साथ छोड़ दिया। उनके बड़े बड़े आगमन के विपरीत इस बार इसे एक न्यूनतम अनुरक्षण कहा जा सकता है। दोनों रात में ही निकल पड़े। फिर भी येरोदिशा की नाइट लाइफ बहुत जीवंत थी। रास्ते में पॉल को देखने वाले अभी भी बहुत से लोग थे, इसलिए बातचीत होना लाजमी था। हालांकि बातचीत की आवाज़ धीमी थी और घोड़ों की गति तेज थी, पॉल के कानों की शक्ति से वह फिर भी साफ सुन पा रहा था। लगाम कसते हुए उसने और भी उदास चेहरा बना लिया। दोनों ने भीतरी और बाहरी शहर की पूछताछ पूरी कर ली। शहर से बाहर निकलते ही पॉल ने अपनी गाड़ी को बेतहाशा कोड़े मारे और मानो अपना गुस्सा निकालने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उपनगरों तक पहुंचने तक उसकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई। सर पॉल, चेन रूई ने घोड़े पर पीछे से आते हुए एक कठोर रूप दिखाया। पॉल की सांसें थोड़ी भारी हो गई थीं और उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। रिचर्ड, क्या मैं हारा हुआ हूं? जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। कई तरह की रुकावटें और मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, हम किसी भी रुकावट को हरा देंगे। सच्चे विजेता अनगिनत रुकावटों और असफलताओं के बाद भी खड़े होते हैं। खड़े होने का मतलब है कम से कम आधी सफलता पहले ही हासिल कर लेना। अगर हम अभी हार मान लेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। चेन रूई ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़े को पॉल के साथ चलने के लिए कहा। कम से कम सर पहले ही आधी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। पॉल ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और महसूस किया कि उसकी लड़ने की भावना फिर से प्रज्वलित हो उठी है। उसने सिर हिलाया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा अधीनस्थ और एक सच्चा दोस्त मिला है, एक मार्गदर्शक और मददगार दोस्त जैसा। मुझे आपकी सलाह पहले न मानने का पछतावा है। चिंता मत करो, इस बार मैं सचमुच दिव्यता मंदिर का शूरवीर बनने के लिए खड़ा होऊंगा। उस समय हम येरोदिशा सीधे लौटेंगे। मैं आपकी इच्छा पूरी करने में भी आपकी मदद करूंगा। मुझे राहत मिली है, चेन रूई ने कहा। मुझे विश्वास है कि सर मुझे निराश नहीं करेंगे। पॉल को इस वाक्य का असली मतलब समझ नहीं आया। वह अपने घोड़े को आगे बढ़ाता रहा। इस बार वह अपनी सामान्य गति पर लौट आया था। चेन रूई ने अपने पीछे चमकते हुए चमकते रत्न की ओर देखा, अपने दिल में अकथनीय उदासी को दबाते हुए। इस प्रस्थान के बाद मुझे फिर कभी वापस नहीं आना चाहिए। चाहे वो घर हो, पिता हो या वो नीली आंखें हो, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। मैं चेन रूई हूँ और मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। जाओ। चेन रूई ने अपना सिर घुमाया, लगाम झटक दी और पॉल की आकृति का पीछा किया। इस बार वे दोनों उसी मार्ग का उपयोग करते हुए ड्रैगन टूथ सिटी लौट आए, क्योंकि ड्रैगन टूथ सिटी के हॉल ऑफ लाइट में एक वन वे टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जो सीधे व्हाइट क्लिफ की ओर जाता था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल टेलीपोर्टेशन एरे के समान था, जहां दोनों में जल तत्व जादू के सिद्धांत का उपयोग किया जाता था। प्रसारणों की संख्या जादुई शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित होती थी और उनके अपने अपने प्रतिबंध थे। इस एक तरफा टेलीपोर्टेशन पोर्टल में केवल प्रवेश किया जा सकता था, बाहर नहीं निकला जा सकता था और यह जनता के लिए खुला नहीं था। इसका उपयोग केवल विशेष अनुमति से ही किया जा सकता था। हालांकि ड्रैगन टूथ सिटी ड्रैगन ब्राइट एम्पायर की सीमा पर था, फिर भी यह गार्डन सिटी और यहां तक कि आंग शाओ कैपिटल से भी कहीं बड़ा था। आस्था की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। दरअसल ड्रैगन ब्राइट कैपिटल येरोदिशा ने कोई प्रकाश कक्ष स्थापित नहीं किया था। चेन रूई ने द्वंद्वयुद्ध के दौरान लेक्स द ग्रेट के फेरबदल से पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। राजाओं का दैवीय अधिकार मानव राजतंत्र को देवत्व प्रदान करने का एक सार्वभौमिक तरीका था। राजा घोषित करने की शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई थी और इसमें स्वाभाविक तर्कसंगतता थी। किसी भी प्रकार की अवज्ञा या विद्रोह ईश्वर की निंदा थी।
हालांकि प्रकाश दिव्यता मंदिर एक विशेष संस्था थी जो सर्वोच्च धर्मतंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। माना जाने वाला समन्वित राजतंत्र और धर्मतंत्र वास्तव में हमेशा से एक ऐसा संघर्ष रहा था जिसका समाधान नहीं हो सका। ये संघर्ष दोनों पवित्र साम्राज्यों में विशेष रूप से प्रबल था। चाहे वह ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य हो या ब्लू ग्लोरी साम्राज्य, उन्हें अपने शासन को सुदृढ़ करने और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ईश्वर के नाम की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, ये किसी शासन को सहारा दे सकता था या उसे उलट भी सकता था। साथ ही राजा उस धर्मतंत्र से बहुत भयभीत थे जो राजतंत्र को ध्वस्त कर सकता था और उसे सबसे बड़ा खतरा भी मानते थे। वे इसे दबाने के लिए या तो खुले तौर पर या गुप्त रूप से साधन अपनाते थे। इस विरोधाभास के विकास में मानव जगत के इतिहास के पन्ने अध्याय दर अध्याय पलटते गए। प्रकाश दिव्य मंदिर के प्रकट होने का सही समय अब निर्धारित नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय बात यह थी कि साम्राज्य के उत्थान और पतन के बावजूद दिव्य मंदिर वर्षों से हमेशा अडिग रहा। ड्रैगन टूथ सिटी के हॉल ऑफ लाइट के पादरी अडोला पॉल के परिचित थे। पॉल के आगमन की खबर सुनकर उन्होंने स्वयं द्वार पर उनका स्वागत किया। सर अडोला, पॉल ने हॉल ऑफ लाइट की तरफ देखा जो पहले से 10 गुना ज्यादा कड़ी सुरक्षा में था। रात हो चुकी है, फिर भी यह अभी भी सतर्क है। क्या कोई बड़ी घटना घटी है? अडोला ने सिर हिलाया और चेन रुई की तरफ देखा। पॉल मुस्कुराया। सर अडोला, मैं अपने सबसे वफादार और सबसे भरोसेमंद दोस्त रिचर्ड, जो एक रिजर्व लाइट नाइट है, का परिचय करा रहा हूँ। वह इस बार दिव्यता मंदिर नाइट के चयन में भाग लेने के लिए व्हाइट क्लिफ तक मेरे साथ आएगा। किसी भी बात से न हिचकिचाएं, कृपया खुलकर बोलें। चेन रुई की आंखों में एक भावुक भाव था, लेकिन वह पॉल के लोगों का दिल जीतने के तरीकों से बेहद घृणा करता था। एक निर्दयी व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए अपनी प्रिय महिला की हत्या कर सकता है, वह अपने अलावा किसी और पर कैसे विश्वास कर सकता है? रिचर्ड की संपत्ति और रुतबा पॉल की भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत मूल्यवान है और उसने वर्तमान में दुर्लभ निष्ठा दिखाई है, इसलिए पॉल को अब इस प्रतिभा पर ध्यान देना चाहिए। एक बार रिचर्ड का मूल्य समाप्त हो जाए या कोई बड़ा लाभ हो जाए तो पॉल बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ देगा। अडोला खुद को चेन रुई की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ब्लैक डेथ फॉलोअर प्रकट हो गया है और इस बार वह बेहद अपमानजनक है। उनका काला हाथ यांगशाओ साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच गया है। मंदिर शूरवीर देवत्व चयन के संवेदनशील दौर में कोई बड़ी साजिश जरूर सामने आई होगी। फिलहाल व्हाइट क्लिफ ने आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय शुरू कर दिए हैं। न केवल बड़ी संख्या में लाइट नाइट्स भेजे गए हैं, बल्कि सर चीफ जज सीस ने भी ब्लैक डेथ फॉलोअर की जांच और सफाई के लिए जजों को व्यक्तिगत रूप से यांगशाओ राजधानी भेजा है। आसपास के साम्राज्यों के लाइट हॉल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। ड्रैगन टूथ सिटी और यांगशाओ साम्राज्य के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। ब्लैक डेथ अनुयायी। चेन रुई अपरिचित नाम से उलझन में पड़ गया। अडोला के हाव भाव और शब्दों से लगता है कि ब्लैक डेथ अनुयायी पवित्र चर्च का विरोध करने वाली एक ताकत होनी चाहिए और उनका ठिकाना आम लोगों के लिए छिपा हुआ और अज्ञात है। चर्च उन्हें एक बड़ा दुश्मन मानता है। अप्रत्याशित रूप से पवित्र चर्च, जो मानव दुनिया में लगभग सभी मानवीय विश्वासों को कवर करता है, वास्तव में ऐसा प्रतिद्वंद्वी है। कमजोर आस्था की घटना यांगशाओ राजधानी में पाई गई थी। न्यायाधीशों ने पाया है कि इसका वास्तविक स्रोत टाउन गुडम, फिर गार्डन सिटी और फिर यांगशाओ राजधानी होना चाहिए। ब्लैक डेथ अनुयायी की बात करते हुए अडोला अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने गंभीर भाव प्रकट करते हुए कहा, वैसे क्या आपकी और सुश्री एलिजा की गार्डन सिटी में हत्या नहीं हुई थी? यहाँ तक कि टाउन गुडम के पादरी माना की भी हत्या में हत्या कर दी गई थी। डैगर ब्रदरहुड का ब्लैक डेथ अनुयायी से गहरा संबंध होना चाहिए। सर सीस ने डैगर ब्रदरहुड के उन्मूलन का आदेश दिया है। मुझे विश्वास है कि डैगर ब्रदरहुड को जड़ से उखाड़ फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बहुत देर हो चुकी है। आप यहाँ एक रात आराम करेंगे, फिर मैं आपको कल सुबह टेलीपोर्टेशन पोर्टल भेज दूंगी। पॉल ने सिर हिलाया। तब तो मुझे सर अडोला को परेशान करना होगा। चेन रुई और पॉल को अतिथि कक्ष में विश्राम की व्यवस्था की गई। अडोला ने पॉल को ढेर सारे उपहार दिए। दरअसल सर पास्टर को राजधानी के द्वंद्वयुद्ध में पॉल की हार की खबर समय रहते मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में चुप्पी साधे रखी और बहुत विनम्र रहे। इस बार पॉल पवित्र प्रकाश पर्वत के दिव्य मंदिर के शूरवीर बन गए तो उनका स्तर शहर स्तरीय चर्च के प्रभारी व्यक्ति के स्तर से भी ऊंचा था। खैर, पहले से ही अच्छे संबंध बनाना निश्चित रूप से उचित था। अडोला के जाने के बाद चेन रुई ने उत्सुकता से पूछा, सर पॉल, ब्लैक डेथ फॉलोअर वास्तव में क्या है? ब्लैक डेथ अनुयायी एक गुप्त चर्च के अनुयायी हैं। ये चर्च अंधकार और विनाश का समर्थक है। ये अनुयायी अत्यंत कट्टर हैं। उन्होंने 20,000 साल पहले दुष्ट ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए 10 शहरों में लोगों की हत्या का खूनी मामला रचा था, जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि पवित्र चर्च और साम्राज्यों ने मिलकर उनका सफाया कर दिया था, लेकिन वे कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। इसके बजाय वे अंधकार की ओर मुड़ गए और भी गुप्त रूप से कार्य करने लगे।
वे पवित्र चर्च के सबसे खूंखार शत्रुओं में से एक हैं और उनका सफाया होना जरूरी है। हालांकि ये चर्च हाल के वर्षों में किन्हीं अज्ञात कारणों से लुप्त हो गया है। नरसंहार बलिदान। चेन रुई को कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। उसे एक विचार आया और उसने पूछा, चूंकि यह गुप्त चर्च गायब हो गया है तो कौन से संकेत इन विश्वासियों की पहचान बता सकते हैं? क्या ये काला जादू है? पादरी माना और मैंने पहले भी एक जंगल में काले जादू से हथियारों के एक गुप्त हमले का सामना किया था। ये काला जादू नहीं है। पॉल ने एक पल सोचा और फुसफुसाया, ये चर्च का एक आंतरिक रहस्य है। मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। ब्लैक डेथ अनुयायी पवित्र चर्च के सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए हैं क्योंकि उनके पास ईश निंदा करने वाली आस्था की शक्ति है जो उज्ज्वल आस्था को विनाश और बुरी शक्ति में बदल सकती है। चेन रुई को लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। जब उसने अडोला को ब्लैक डेथ फॉलोअर के टाउन गुडम से गार्डन सिटी और फिर यांग शाओ कैपिटल के रास्ते का जिक्र करते सुना तो उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। अब उसे यकीन हो गया था, अपराधी ब्लैक डेथ फॉलोअर नहीं बल्कि शूरा थी। ये दरअसल चेन रुई की सहज योजना थी क्योंकि क्लोनिंग का मूल शरीर से अद्भुत संबंध था। भले ही वह बहुत दूर होता, फिर भी वह विश्वास क्रिस्टल को रूपांतरित कर सकता था। जब चेन रुई पॉल के साथ यांग शाओ राजधानी छोड़ने गया तो उसने क्लोन शूरा को वहीं छोड़ दिया। उसका लक्ष्य राजधानी में प्रकाश के हॉल की विश्वास शक्ति प्राप्त करना था। कुछ ही दिन पहले चेन रुई ने शूरा के पूर्ण होने के बाद उसे वापस पा लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र चर्च उसे इतनी जल्दी पकड़ लेगा। सौभाग्य से शूरा हर समय चेन रुई का पीछा नहीं करता था, बल्कि वह यांग शाओ राजधानी में अलग से काम करता था। वरना अगर आस्था चुराने का रास्ता बिल्कुल रिचर्ड के रास्ते जैसा होता तो उस पर शक होना लाजमी था। और भी सौभाग्य की बात यह थी कि ब्लैक डेथ फॉलोअर वास्तव में मानव जगत में मौजूद था जो शूरा और रिचर्ड के लिए बलि का बकरा बन गया। अब जबकि पवित्र चर्च द्वारा विश्वास शक्ति की असामान्यता पर ध्यान दिया गया है, जांच सुर्खियों में है और मैं पवित्र चर्च के आधार पर जाने वाला हूं, मुझे शूरा को फिलहाल वहां आने से रोकना चाहिए। मैं कल व्हाइट क्लिफ जाऊंगा। चेन रुई ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे इस यात्रा में स्नो डार्लेट फूल जरूर मिलेगा। टीएल, क्या वह ब्लैक डेथ फॉलोअर के विश्वासियों से भी विश्वास शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? हम अध्याय 666 सफ़ेद चट्टान। अगली सुबह अडोला ने दोनों लोगों को एक बड़ी इमारत में भेजा। यह एक तरफा टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जो सीधे पवित्र प्रकाश पर्वत की ओर जाता था। वे अंदर तो जा सकते थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंचे हुए आंतरिक सदस्य ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अभी दिव्यता मंदिर नाइट के चयन का समय चल रहा था, फिर भी ब्लैक डेथ फॉलोअर वाली घटना फिर से घटित हो गई, इसलिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। भले ही पॉल एक जाना पहचाना चेहरा था और उसने दिव्यता मंदिर नाइट के चयन के लिए योग्यता बैज दिखाया था, फिर भी उसे नियमित सत्यापन से गुजरना पड़ा। पॉल की पहचान सही होने की पुष्टि के बाद अधीनस्थ के रूप में चेन रुई महत्वहीन लगने लगे। एक साधारण पंजीकरण के बाद वे आसानी से निकल गए। चेन रुई देख सकता था कि यह एक तरफा टेलीपोर्टेशन पोर्टल बहुत खास था। जादुई पत्थरों को जिस क्रम में रखा गया था, उसके अलावा इसके लिए एक खास माध्यम की भी जरूरत थी। अगर कोई बल का प्रयोग करके अंदर घुसता तो उसे किसी अनजान जगह पर पहुंचाया जा सकता था। जब जादुई घेरा तैयार होता तो उसमें से एक नीली रोशनी निकलती। जल्द ही दोनों आकृतियां घूमने लगीं और हवा में गायब हो गईं। पानी में डूबे होने के अद्भुत एहसास के बाद चेन रुई और पॉल एक नई जगह पर प्रकट हुए जो एक निश्चित टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। वह बड़ी संख्या में लाइट नाइट से घिरा हुआ था। उन दोनों को देखते ही उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन किया। अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद चेन रुई और पॉल दो आरक्षित घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। चेन रुई ने अभी भी जानवर को पकड़ने वाले की पहचान छिपाने के लिए अपने कंधों पर छोटी थंडरबर्ड को ढोया हुआ था। सड़क चौड़ी और समतल थी। रास्ते में कई लहरदार पहाड़ थे। चट्टानें ज्यादातर सफ़ेद थीं, शायद इसीलिए व्हाइट क्लिफ नाम पड़ा। सबसे खास बात थी दूर से दिखाई देने वाला सबसे ऊंचा पहाड़। वह अद्भुत और भव्य था। वह श्वेत चट्टान का पवित्र प्रकाश पर्वत है। पॉल ने उस ऊंचे पर्वत की ओर इशारा करते हुए बड़े उत्साह से कहा, जब तक मैं इस चयन में सफल हो जाऊंगा, मैं पवित्र प्रकाश पर्वत के बर्फीले शिखर मंच पर हिमडालेट पवित्र वृक्ष के नीचे परम पावन पोप द्वारा संत पद स्वीकार करूंगा और दिव्यता मंदिर का शूरवीर बनूंगा जिसका हजारों लोग सम्मान करते हैं। जरूर। चेन रुई ने पवित्र प्रकाश पर्वत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, मानो किसी अनजान चाचा ने किसी मासूम बच्चे को देख लिया हो। इसका जवाब ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। स्नो डिलेट के बारे में मुझे मेरे पूछने से पहले ही खबर मिल गई थी। ये पवित्र प्रकाश पर्वत के बर्फीले शिखर मंच पर ही है। अगर मैं दिव्यता मंदिर का शूरवीर बन सकता हूं तो मुझे तीनों महादूतों द्वारा बुलाए जाने का भी अवसर मिलेगा। शायद मैं एक पवित्र दूत या एक पवित्र प्रशिक्षु भी बन सकूं। पॉल ने लगाम हिलाते हुए कहा, आधिकारिक चयन 2 दिन में है।
आइए अभी गौरवशाली शूरवीर के स्वर्गीय वज्रगृह में चलें। पवित्र दूत, पवित्र प्रशिक्षु, ये दोनों शब्द जाने पहचाने लग रहे हैं। चेन रुई को याद आया कि यह डार्क मून एस्टेट में डार्क डेमन के युद्ध के दौरान की बात है। नीरो ने शाही तारा परिवर्तन को पवित्र प्रशिक्षु के विश्वास के कवच समझ लिया था। इस दृष्टिकोण से पवित्र प्रशिक्षु स्पष्ट रूप से 3 महादूतों द्वारा चुना गया सर्वोच्च आस्तिक था। पॉल के साथ रहने के बाद चेन रुई अब पवित्र चर्च के बारे में अनभिज्ञ नहीं थी। व्हाइट क्लिफ में 3 प्रमुख गुट थे, पोप और 2 मुख्य आर्चबिशप 3 गुटों के प्रतिनिधि थे जो प्रकाश भगवान के अधीन 3 महादूतों के अनुरूप थे। गौरवशाली पोप वेंटिस के पीछे पवित्र चर्च के सर्वोच्च नेता के रूप में मुख्य महादूत माइकल थे। ये सबसे शक्तिशाली गुट भी था। उनके अधीन 2 सबसे शक्तिशाली सहायक कार्डिनल रोजर और मुख्य न्यायाधीश सीस थे। आर्कबिशप पुस्मीर के पीछे से राफ गैब्रियल थे। बर्मिंघम, जो 3 प्रमुख कार्डिनलों में से एक थे, इसी गुट से संबंधित थे। एक अन्य आर्चबिशप पवित्र प्रकाश लेडी यूडोरा थी, उनके पीछे चेरुब राफेल थे। 3 कार्डिनलों में से एक, ग्रेलिन, इसी गुट से संबंधित थे। तीनों गुटों के बीच कई खुले और गुप्त संघर्ष हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक नाजुक संतुलन बनाए रखा, जैसे चर्च को सहारा देने वाले 3 बुनियादी धुरी बिंदु। बदलाव होने पर भी मुख्य इकाई हमेशा स्थिर रह सकती थी। इन तीनों महादूतों के नामों ने चेन रुई को किसी दूसरी दुनिया की धार्मिक किंवदंतियों की याद दिला दी। माइकल, शैतान और लूसीफर के नामों को देखते हुए इन 2 अलग अलग समानांतर दुनियाओं में अभी भी कई आश्चर्यजनक संयोग हैं। चेन रुई को यह बात हैरान कर रही थी कि दानव लोक में डार्क डिविनिटी टेम्पल जैसा कोई बड़ा धार्मिक संगठन नहीं था। सर दानव भगवान ने शायद ही कोई चमत्कार दिखाया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि सर प्रकाश भगवान ने उसे बेहोश कर दिया हो? व्हाइट क्लिफ की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। हर हिस्से पर लाइट नाइट्स का पहरा था। गुजरते समय पहचान पत्र दिखाना जरूरी था। हालांकि व्हाइट क्लिफ अब बाहरी दुनिया के लिए बंद था। दिव्य मंदिर नाइट के चयन में एक प्रतिभागी के रूप में पॉल ने चेन रुई का नेतृत्व किया और बिना किसी रुकावट के पूरे रास्ते चला गया। पवित्र प्रकाश पर्वत की तलहटी में एक शहर था जो ड्रैगन ब्राइट कैपिटल येरोदिशा पवित्र प्रकाश शहर जितना बड़ा था। यहाँ के निवासी जीवन काल और शारीरिक स्थिति के मामले में आम लोगों से श्रेष्ठ थे। वे चर्च द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर उन महान हस्तियों से मिल सकते थे। कभी कभी वे कुछ ऐसे चमत्कार भी देख सकते थे जो केवल भाग्य से ही मिलते हैं। प्रकाश की आराधना करने वाले विश्वासियों के लिए पवित्र प्रकाश नगरी में शामिल होना और ईश्वर के सबसे निकट भक्त बनना सबसे बड़ा गौरव था। पवित्र प्रकाश नगर में लोगों की संख्या सीमित थी और हर कुछ वर्षों में केवल कुछ नए निवासियों को ही वहां बसाया जाता था। केवल सबसे समर्पित विश्वासी ही पवित्र प्रकाश नगर के निवासी बन सकते थे और उन्हें विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। फिर भी विश्वासी वहां उमड़ पड़ते थे। पवित्र प्रकाश नगरी में आमतौर पर हर दिन बड़ी संख्या में विदेशी तीर्थयात्री आते थे, लेकिन अब यहाँ काफ़ी शांति थी। इस दौरान श्रद्धालु निवासी चर्च के आदेश का पालन करते हुए घर के अंदर ही रहते हैं ताकि दिव्यता मंदिर नाइट के चयन में कोई बाधा न आए। चाहे वह परम पावन पोप हों, दोनों आर्चबिशप हों या 3 कार्डिनल, उनमें से कोई भी पवित्र प्रकाश नगर में नहीं बल्कि पवित्र प्रकाश पर्वत के हॉल में रहता था। ऊंचे हॉल बादलों में विराजमान देवताओं जैसे प्रतीत होते थे, जो अपने चरणों में बैठे दीनहीन आम लोगों को देख रहे थे। पॉल चेन रुई को पवित्र प्रकाश पर्वत के किनारे स्थित स्वर्गीय वज्रगृह ले गया, जो गौरवशाली शूरवीर का सर्वोच्च कमान था। पॉल ने कई वर्षों तक स्वर्गीय वज्रगृह में प्रशिक्षण लिया था और वह उससे अच्छी तरह परिचित था। रास्ते में उसने कई रक्षक शूरवीरों का अभिवादन किया जिन्हें वह जानता था, जब तक कि वे हॉल में नहीं पहुंच गए और गौरवशाली शूरवीर के सर्वोच्च कमांडर पैलाडिन कैप्टन पारसाली से नहीं मिले। गौरवशाली शूरवीरों में प्रकाश शूरवीर सबसे निचला स्तर था, उसके बाद दिव्य मंदिर शूरवीर और पलाडिन सबसे ऊंचा था। पवित्र प्रकाश पर्वत पर एक से ज्यादा पलाडिन थे, लेकिन केवल पारसाली को ही पलाडिन कप्तान कहा जा सकता था। हालांकि गौरवशाली शूरवीर चर्च के सर्वोच्च नेता के आदेश और स्थानांतरण का पालन करता था, लेकिन वास्तव में वह तीनों महादूतों के किसी भी गुट का सदस्य नहीं था। गौरवशाली तलवारबाज उपनाम से प्रसिद्ध पारसाली, जो राजपूत कप्तान था, ने हमेशा प्रकाश के प्रति निष्ठा और न्याय की रक्षा, लोगों के साथ निष्पक्षता और ईमानदारी से व्यवहार करने के शूरवीरों के सिद्धांत का पालन किया और शूरवीरों का सम्मान जीता। हालांकि जो लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं, वे आसानी से दूसरों को नाराज कर देते हैं। चर्च के शीर्षस्थ कई लोगों की नज़र में ये गौरवशाली तलवारबाज वास्तव में एक अप्रिय और जिद्दी पत्थर था। पारसाली की उम्र 200 साल से ज्यादा थी, लेकिन वो लगभग 40 साल के ही दिखते थे। उनका चेहरा चौकोर था, आंखें ऊर्जावान थीं और छोटे काले बाल थे जिनमें सफ़ेद बालों का नामो निशान तक नहीं था। वो जिंदा दिल लग रहे थे। गुरुजी, पॉल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, मैं यहाँ हूँ, यह मेरा अधीनस्थ रिचर्ड है। विश्लेषणात्मक दृष्टि में पारसाली की समग्र शक्ति का स्तर एस जोड़ था। शारीरिक बनावट को छोड़कर जो एस थी, बाकी सभी शक्तियाँ, उत्साह और गति एस जोड़ स्तर पर पहुँच गई थीं।
विश्लेषण ने उसे एक हल्के गुणों वाले जादुई तलवारबाज के रूप में दिखाया और खतरे की मात्रा अधिक दिखाई। आंकड़ों को देखकर ही लगता है कि एस जोर दानव अधिपति का चरम चरण था, लेकिन चेन रुई को लगा कि इस शानदार तलवारबाज की ताकत स्टॉर्म वैली के सुनहरे रंग वाले विशालकाय टाइटन से भी ज्यादा होनी चाहिए। वह ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। पवित्र प्रकाश पर्वत पवित्र चर्च का आधार शिविर है। मुझे नहीं पता कि मानव जगत के कितने शीर्षस्थ महाशक्तियां यहाँ छिपी हैं। एक तरह से ये दो पवित्र साम्राज्यों से कहीं आगे निकल जाता है। इस पारसाली के अलावा चेन रुई को स्वर्गीय थंडर हॉल में 10 दानव अधिपति राजपूतों का आभास हुआ। 3 विशालकाय नेता पोप वेंटिस, आर्कबिशप पुस्मीर और पवित्र महिला यूडोरा भी सर्वोच्च शक्तियां माने जाते थे। इसके अलावा चर्च के पीछे वाकई भयानक महाशक्तियां थीं, 3 महादूत। हालांकि पॉल को 3 महादूतों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, चेन रुई को एक बात याद थी। विनाश के टॉवर में जिस पवित्र ड्रैगन रोड्रिगेज की बची हुई आत्मा से मैं मिला था, उसने राफेल नाम का जिक्र किया था। उस समय अपनी सर्वोत्तम अवस्था में रोड्रिगेज की शक्ति छद्म देवता के बराबर या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह राफेल द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। इसके अलावा वह अब भी डर से भरा हुआ था। इसलिए 3 महादूतों राफेल, माइकल और गैब्रियल की शक्ति छद्म देवता तक पहुंच जानी चाहिए थी। चेन रुई अब दानव अधिपति शक्ति ग्रह से स्वतंत्र रूप से निपटने में सक्षम था। हो सकता है कि अगर वह ज्ञात ध्रुव तारा परिवर्तन का उपयोग करता तो राज्य स्वीकृत शक्ति ग्रह के विरुद्ध भी एक मौका होता। हालांकि एक वास्तविक छद्म देव शक्ति ग्रह का सामना करते समय उसका लगभग कोई प्रतिरोध नहीं था। शायद तारा द्वार भी खुलने से पहले ही नष्ट हो जाता। तो इस दुश्मन की मांद में मुझे सावधान रहना होगा। स्नो डेलेट मिलने से पहले मैं किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर सकता। आपको नमस्कार सर पारसाली। चेन रुई ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। पारसाली ने चेन रुई की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और पॉल से कहा, परसों दिव्यता मंदिर नाइट की चयन प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। उम्मीदवार का निवास पवित्र प्रकाश नगर के सिल्वर विला में है। कोई तुम्हें वहां ले जाएगा। इन 2 दिनों में अपनी तैयारी कर लो। तुम मेरे स्वभाव से वाकिफ हो। हालांकि मैं मुख्य परीक्षकों में से एक हूं, फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जरा भी फायदा नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रशिक्षु हो। मैं समझ गया, पॉल ने फिर झुककर कहा। गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। पारसाली ने सिर हिलाया। उसने एक लाइट नाइट से कहा कि वह उन्हें स्वर्गीय थंडर हॉल से बाहर निकालकर पवित्र लाइट सिटी के सिल्वर विला में ले जाए। सिल्वर विला होली लाइट सिटी का सबसे बड़ा होटल था। जब पॉल यहां आया तो कई उम्मीदवार पहले ही यहां बस चुके थे। पॉल यहां के कुछ ही प्रतियोगियों को जानता था। ज्यादातर अपने अधीनस्थों को लेकर आए थे। अधीनस्थ का काम दिखावा करना नहीं था। उदाहरण के लिए अधीनस्थ बाहर जाकर घूम घूम कर इस अवधि में प्रतियोगियों की विभिन्न जानकारियों और समाचारों की जानकारी ले सकते थे। चेन रुई का इरादा स्ट्रोई समिट स्टेज के स्थान के बारे में पूछताछ करने का था, इसलिए उसने तुरंत समाचारों की जासूसी करने का काम पूरा करने की पेशकश की। पॉल स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उसे खोला। वह एलिजा नाम की एक पुरानी परिचित निकली। श्रीमान भावी दिव्य मंदिर शूरवीर, मैं आपसे पहले व्हाइट क्लिफ पर लौट आई। एलिजा ने मधुर मुस्कान दी। पॉल पहले ही एलिजा को पवित्र महिला गुट में शामिल होने के लिए सहमत कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। क्या कुछ है सुश्री एलिजा? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं नहीं आ सकती। एलिजा ने नाखुशी से मुंह बनाया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें शांत होकर तैयारी करनी होगी। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं उसे उधार ले लूंगी। मैं? चेन रुई ने आश्चर्य से अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलिजा उसे ढूंढ रही है। पॉल थोड़ा हैरान हुआ। उसने चेन रुई की मदद मांगती नजरों को देखा और मुस्कुराया। रिचर्ड के पास अभी भी एक जरूरी काम है, लेकिन चूंकि यह मिस एलिजा का अनुरोध है, रिचर्ड तुम जा सकते हो। मिस एलिजा की बात सुनो। टीएल, क्या एलिजा उसे महादूत के पास ले जाएगी? अब उसकी क्या योजना है? इतने सारे ताकतवर लोगों की नज़रों के सामने स्नो डार्लेट फ्लावर को लाना उसके लिए नामुमकिन है। अध्याय 667 अर्ध योगिनी। जाहिर है एलिजा जानबूझकर चेन रुई को ढूंढने आई थी, पॉल को नहीं। चेन रुई को नहीं पता था कि एलिजा, एक विनम्र अधीनस्थ, उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह शुरू में पवित्र प्रकाश पर्वत से जुड़ी जानकारी, खासकर बर्फीले शिखर चरण के स्थान का पता लगाना चाहता था। इस बार इसे टाला ही जा सकता था। सुश्री एलिजा, क्या आपके पास कोई आदेश है? चेन रुई ने एलिजा को गार्डन सिटी में पिछले हत्याकांड के दौरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था, इसलिए वह पावर हाउस की ओर सम्मानजनक भाव से देखते हुए एलिजा के पीछे पीछे सावधानीपूर्वक चलता रहा। तुम इतने संयमित क्यों हो? एलिजा हंसी। पिछली बार गार्डन सिटी में मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती।
चूंकि तुम इस बार व्हाइट क्लिफ आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। मैंने उस समय वास्तव में कुछ भी नहीं किया था। चेन रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने कंधे पर बैठे छोटे थंडरबर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, सटीक रूप से कहें तो ये सब इसी की बदौलत है। तो मैं भी चुका दूंगी। अलिजा की उंगलियां अजीब लय में थिरक रही थीं, नन्हे थंडरबर्ड के सामने लहरा रही थीं, फिर वह धीरे से नन्हे थंडरबर्ड को छूने के लिए आगे बढ़ी। नन्हा थंडरबर्ड उदासीनता से बड़े हुए हाथ को देख रहा था। उसके सिर के ऊपर के पंख खड़े हो गए थे, एक हताश भाव दिखा रहे थे। अलिजा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जीभ बाहर निकाली। ये तो बड़ा ही शरारती सा लड़का है। लगता है जानवरों को काबू में करने का मेरा हुनर तुम्हारी आत्मा की भाषा से भी ज्यादा बुरा है। यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। जीभ बाहर निकालने का उसका अंदाज बेशक प्यारा लग रहा था, लेकिन चेन रूई इस मासूम और खुशमिजाज लड़की के पीछे छिपे धूर्तपन को जानता था। दरअसल ये भाव अक्सर एलिस के चेहरे पर होता था, जो वाकई बहुत प्यारी थी। चेन रूई उस छोटी लोली के बारे में सोचकर अपनी आंखों में गर्मजोशी का भाव दिखाए बिना नहीं रह सका, जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था। अलिजा ने इस भाव को संवेदनशीलता से देखा और उसे लगा कि उसका प्रदर्शन सफल रहा। उसे मन ही मन गर्व हुआ। चलो रिचर्ड, चूंकि तुम पहली बार व्हाइट क्लिफ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें घुमाऊंगी। वह मिस अलिजा, मुझे अभी भी सर पॉल को पता लगाने में मदद करने का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। ये रही एक पुस्तिका जिसमें दिव्यता मंदिर के शूरवीर द्वारा चुने गए सभी प्रतिभागियों की सूची और जानकारी दर्ज है। मैं इसे पहले पॉल को देना चाहती थी, लेकिन गलती से भूल गई। मुझे नहीं पता कि आप इसे मेरे लिए दे पाएंगे या नहीं। अलिजा ने एक पुस्तिका निकाली और उसे हिलाया। वह साफ तौर पर पॉल को श्रेय देना चाहती थी। चेन रूई ने आश्चर्य से सिर हिलाया। एलिजा चेन रूई को पवित्र प्रकाश नगर में घुमाने ले गई। पवित्र प्रकाश नगर समृद्धि की दृष्टि से ड्रैगन की उज्ज्वल राजधानी एरोदिशा से कमतर था। हालांकि एक धार्मिक नगर का अनूठा आकर्षण और वातावरण कुछ ऐसा था जो एरोदिशा में नहीं था। हर जगह प्रकाश विश्वास की थीम वाली इमारतें और सांस्कृतिक वस्तुएं दिखाई देती थीं, और शहर का हर कोना प्रबल आस्था शक्ति से भरा हुआ था। साधारण स्थानों में भी आस्था शक्ति का संकेंद्रण गार्डन सिटी के आस्था भवन से कम नहीं था। चेन रूई के लिए इस तरह की आस्था शक्ति बहुत आकर्षक थी, लेकिन यांग शाओ कैपिटल से मिले सबक के साथ वह शूरा को इन आस्थाओं को निगलने के लिए आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था, कम से कम स्नो डालेट फूल मिलने से पहले तो नहीं। अरे रिचर्ड, तुम फिर से क्यों अचंभित हो गए हो? अलिजा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। अभी अभी हम जिन कुछ लोगों से मिले हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या सोचती हूँ? चेन रूई चौंक गया। अलिजा पवित्र प्रकाश नगरी को अच्छी तरह जानती थी। रास्ते में उसने कई लोगों से उसका परिचय कराया। अलिजा ने अजीब सा भाव दिखाया और उसे एक कोने में खींचकर फुसफुसाते हुए बोली, वे लोग, क्या तुम्हें वे पसंद नहीं? वहाँ एक है जो पॉल जैसा दिखता है। आह आह आह! चेन रूई दंग रह गया और आखिरकार उसे बात समझ आ गई। पता चला कि अलिजा का असली इरादा दलाली करना है। फ्राउनिंग फेस, अलिजा असल में मुझे पुरुषों से मिलवा रही है। एक पल में चेन रूई को मरा हुआ चूहा निगलने से भी ज्यादा असहजता महसूस हुई। वह हक्का बक्का रह गया। अलिजा के संदेह का सामना करने के लिए उसने एक खूबसूरत एल्फ से मुलाकात की एक मार्मिक कहानी गढ़ी। कहानी में खूबसूरत महिला एल्फ नायक की बाहों में मर जाती है, जिससे नायक को आत्मा की भाषा की शक्ति मिलती है। शायद अपनी प्रेमिका की मृत्यु से पहले मिले किसी आध्यात्मिक संकेत के कारण पुरुष नायक ने सारी उम्मीदें खो दी और महिलाओं में उसकी रुचि कम होती गई। कहानी यहीं खत्म हो गई। उस समय तो वह गलती से बच निकला था, लेकिन अब अलिजा ने असल में एक और साजिश रच दी थी। उसने दयापूर्वक उसे ऐसे पुरुषों से मिलवाया जो ज्यादातर हटे कट्टे थे। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि असल में एक और आदमी था जो पॉल जैसा दिखता था। क्या बकवास है, वो तो मुझे सबसे नीचे वाला समझती है। कम से कम मुझे तो सबसे ऊपर होना चाहिए। वाह क्या बकवास है, मेरा तो पूरा शरीर ही लड़कियों को पसंद करता है। तो एलिजा के विचार में चेन रूई की पॉल के प्रति वफादारी का असली कारण उसके दिल में छिपा स्नेह होना चाहिए। अगर इसाबेला को ऐसा शक होता तो चेन रूई उसे तुरंत नीचे धकेल देता और अपनी प्रवृत्ति साबित करने के लिए असली हरकतें करता। हालांकि चेन रूई को नहीं पता था कि एलिजा इस तरह बॉयफ्रेंड कहकर उसकी परीक्षा ले रही है या नहीं, लेकिन किसी भी हालत में वह अपने शरीर का त्याग नहीं करेगा। सुश्री एलिजा, मुझे लगता है आपने गलतफहमी जताई है। चेन रूई ने आखिरकार एक शब्द कहा। कोई गलतफहमी नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, एलिजा ने सहानुभूति से उसे थपथपाया। मैं समझती हूँ, अपनी गांड समझो। चेन रूई लगभग उछल पड़ी और कोसने लगी कि उसका पूरा परिवार समलैंगिक है। सुश्री एलिजा, आप वाकई गलत समझ रही हैं, मुझे पुरुषों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
चेन रूई ने झिझकते हुए कहा, दरअसल उस समय के बाद मेरे मन में इंसानी औरतों के लिए कोई खास भावनाएं नहीं रह जाती, लेकिन अगर हो सके तो मैं कोई और औरत ढूंढना चाहता हूँ। एल्फ एलिजा को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। एल्फ जनजाति के सभी पुरुष और महिलाएं सुंदर थे। कई उच्च पदस्थ अधिकारी एल्फ की सुंदरता पर मोहित थे, लेकिन एल्फ जनजाति से निपटना आसान नहीं था। अपनी शक्तिशाली शक्ति के अलावा उन्होंने दो पवित्र साम्राज्यों में से एक ब्लू ग्लोरी साम्राज्य के साथ एक गठबंधन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। जो भी मनुष्य किसी एल्फ को पकड़ने की हिम्मत करता, उसे ब्लू ग्लोरी साम्राज्य का शत्रु घोषित कर दिया जाता और जेड फॉरेस्ट सागर और ब्लू ग्लोरी साम्राज्य द्वारा संयुक्त रूप से दंडित किया जाता। ब्लू ग्लोरी साम्राज्य को जादुई साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता था, जहां जादूगरों का मुख्यालय स्थित था। इसमें मानव जगत की सर्वोच्च और विशिष्ट जादुई शक्ति एकत्रित थी। प्रत्येक शहर में एक जादूगर मीनार और विभिन्न जादुई उपकरण थे। एल्फ जनजाति के समर्थन से ब्लू ग्लोरी साम्राज्य किसी भी तरह से ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य से कमजोर नहीं था। मैं एल्फ जनजाति की मदद नहीं कर सकती। एलिजा ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन मैं एक अर्ध एल्फ महिला को जानती हूँ, लेकिन वह महिला भयावह और क्रूर है। उसके साथ मेरे जितना तालमेल बिठाना आसान नहीं है। प्रेम एक अद्भुत चीज थी, और यह अक्सर जाति भेद से बंधा नहीं होता था। इतिहास में मानव और योगिनी के मिलन के कई उदाहरण हैं। हालांकि हजारों वर्षों के योगिनी के जीवन काल की तुलना में मानव का जीवन बहुत छोटा था, इसलिए इस प्रकार का विवाह स्वाभाविक रूप से अत्यंत अल्पकालिक था। चेन रूई अब समझ गया था कि मानव जगत में दानव लोग जैसी प्रजनन क्षमता वाली कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं थी, बल्कि वहां मिश्रित प्रजातियों की एक बड़ी संख्या थी। अर्ध एल्फ, एल्फ और अन्य प्रजातियों यहाँ मुख्यतः मनुष्य के बीच पैदा हुई मिश्रित प्रजाति थी। अर्ध एल्फ का जीवनकाल एक साधारण मनुष्य से दोगुना था, लेकिन अर्ध एल्फ एक वास्तविक एल्फ से छोटा था। अर्ध एल्फ का अधिकांश रूप रंग एल्फ जनजाति की सुंदरता और सौंदर्य से विरासत में मिला था, लेकिन कानों जैसी व्यक्तिगत विशेषताओं में ये भिन्न था। हालांकि अर्ध एल्फ को अक्सर असली एल्फ जनजाति द्वारा मान्यता नहीं दी जाती थी, इसलिए उनमें से ज्यादातर मानव समाज में रहते हैं। उनके सुंदर रूप को मनुष्यों द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन एल्फ भाग की वंशावली को भी तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाता था। चूंकि उन्हें एल्फ जनजाति का आशीर्वाद नहीं मिला था, इसलिए कभी कभी ये दुर्भाग्य का कारण बनता था। इतना कहते ही एलिजा की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराई, तुम भाग्यशाली हो रिचर्ड। जैसे ही हम इस बारे में बात करते हैं, एक अर्ध एल्फ तुरंत आ जाता है। एलिजा के लहजे और हाव भाव से लग रहा था कि वह बहुत ही आक्रामक लग रही थी। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए एक महिला उनके सामने वाले छोटे से चौक से गुजरी। इस महिला का शरीर सुडौल था, त्वचा गोरी थी, बाल लंबे सुनहरे थे और चेहरे की बनावट भी सुंदर थी, लेकिन वह इतनी ठंडी लग रही थी मानो उसके चेहरे पर लिखा हो, अजनबी पास न आए। सिस्टर मिरांडा, एलिजा जोर से चिल्लाए। उसने चेन रूई का हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और उस औरत की ओर चल पड़ी। मिरांडा ने जब एलिजा को एक आदमी के साथ चलते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। एलिजा, क्या कुछ है? उसकी आवाज़ उसके रूप की तरह ही ठंडी थी। अगर कुछ न हो तो क्या मैं नमस्ते नहीं कह सकता? मेरे प्यारे सीनियर, हम दोनों टीचर के प्रशिक्षु हैं। अगर आप इतने निर्दयी होंगे तो मुझे दुख होगा। पवित्र महिला का एक और प्रशिक्षु। विश्लेषणात्मक आंखों में प्रदर्शित प्रासंगिक डेटा देखकर चेन रूई की आंखें हल्की सी चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। पता चला। दुखी मिरांडा की हरी आंखों में व्यंग्य की झलक दिखाई दी जब वह चेन रूई की ओर मुड़ी, जिसके कंधों पर एक थंडरबर्ड था। वह कौन है? तुम उसे पहले से नहीं जानते? एलिजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ओह हाँ, तुम दोनों की पहली मुलाकात होनी चाहिए। मुझे उससे मिलवा दो। यह मेरा नया दोस्त रिचर्ड है, एक रिजर्व लाइट नाइट जिसमें अपार संभावनाएं हैं। पिछली बार गार्डन सिटी में अगर रिचर्ड न होता तो मैं उस खतरनाक हत्यारे के हाथों मारा जाता। रिचर्ड, यह मिरांडा है, मेरी खूबसूरत अर्ध एल्फ सीनियर। अपनी स्वाभाविक जरूरतों के चलते चेन रूई ने मिरांडा के चेहरे को गौर से देखा। उसने झुककर हकलाते हुए कहा, मिस मिरांडा, आपकी खूबसूरती तो आसमान के चांद जैसी है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी। मिरांडा ने घृणा का भाव दिखाया और चेन रूई को अनदेखा करते हुए एलिजा से कहा, फिर वह मुड़ गई। उस लंबी पीठ वाली आकृति को दूर जाते देख चेन रूई का मन साफ हो गया। हालांकि उसकी ऊंचाई और आवाज बदल गई है। मुझे पूरा यकीन है कि मिरांडा वही महिला हत्यारी है जिसने पिछली बार गार्डन सिटी में एलिजा को लगभग मार ही डाला था। वैसे क्लोनिंग ने उस अर्ध योगिनी महिला की थोड़ी खास दिलचस्पी भी जगाई थी। पवित्र महिला गुट एक दूसरे पर हमला कर रहा है। क्या ये निजी शिकायतों के लिए है या उच्च हितों के लिए? दोनों को गार्डन सिटी हत्याकांड की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन वे दोनों उदासीन लग रहे थे। वह चली गई। तुम अभी भी क्यों घूर रहे हो? एलिजा ने चेन रूई की बांह पर चुटकी काटी और दुखी होकर कहा। चेन रूई ने कुछ शब्द हंसते हुए कहा, ये सुश्री मिरांडा। ओह, वह वास्तव में एक अर्ध एल्फ है। वह प्रकाश आशीर्वाद के शरीर के साथ एक अर्ध एल्फ भी है।
अलिजा के चेहरे पर क्षणिक हत्या की मंशा और ईर्ष्या का भाव था, फिर उसकी मुस्कान लौट आई। लगता है तुम्हें उसमें दिलचस्पी है। मैं चेन रुई कड़वी मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं ये आत्मा की भाषा की शक्ति है या नहीं। मिस मिरेंडा के लिए मेरे मन में कुछ जानी पहचानी भावनाएं हैं, लेकिन मैं तो बस एक रिजर्व लाइट नाइट हूँ। मुझे कोई भ्रम कैसे हो सकता है? अलिजा मुस्कुराई, पहचान कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा बहुत खास है, मैं तुम्हें अकेले ही अपनी गुरु परम पावन यूडोरा से मिलवा सकती हूँ। मिरेंडा की बात करें तो जब तक तुम में हिम्मत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। समझो कि मैं तुम्हारी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुका रही हूँ। चेन रुई को धीरे धीरे समझ आ गया कि अलिजा जरूर उसे इस्तेमाल करने की कोई साजिश रच रही है। उसका मन बदल गया और उसके चेहरे पर एक आशा भरी अभिव्यक्ति उभरी। सच में टीएल, वो उससे क्या चाहती है? ये आदमी बहुत खतरनाक है। अगर उसकी टीचर उससे प्यार करने लगे तो क्या होगा? फ्राउनिंग फेस। अध्याय 668 बुलावा। एलिजा ने जब उसे दिलचस्पी लेते देखा तो वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। चेन रुई ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक तुम्हारी विशेष योग्यताएं मेरे गुरु द्वारा पहचानी जा सकती हैं, तब तक पहचान कोई समस्या नहीं है। अलिजा ने आह भरी, अगर तुम में हिम्मत भी नहीं है तो भूल जाओ, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं, अभी तो आपने कहा था कि वह दुष्ट और दुष्ट है। अलिजा ने दृढ़ता से सिर हिलाया, तुमने गलत सुना। मिरेंडा मेरी सीनियर है, मैं उसकी नहीं बल्कि किसी और खतरनाक दुश्मन की बात कर रही हूँ। मैं उस दुश्मन के हाथों लगभग मर ही गई थी। बात कुछ इस तरह निकली। चेन रुई एक पल के लिए झिझका और आखिरकार उसने मन बना लिया। सुश्री अलिजा, क्या आप मुझे पवित्र प्रकाश पर्वत के बारे में कुछ बता सकती हैं, जिसमें सुश्री मिरेंडा की स्थिति भी शामिल है? बेशक, एलिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सर रिचर्ड, दोनों दुनियाओं के सर्वोत्तम संयोजन की इस विधि के साथ आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने में सक्षम होने पर मुझे बहुत खुशी है। चेन रुई की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार सिर हिलाया। चेन रुई और अलिजा कुछ देर शहर में घूमे और सिल्वर विला लौट आए। जो पुस्तिका वे वापस लाए थे उसे देखकर पॉल काफी संतुष्ट हुआ और पॉल ने उसकी खूब तारीफ की। सर पॉल, मुझे आपसे कुछ कहना है। पॉल अचानक सिहर उठा जब उसने चेन रुई को हिचकिचाते हुए देखा। रिचर्ड, क्या हम दिव्यता मंदिर नाइट के चयन तक इंतजार कर सकते हैं? चेन रुई अचंभित रह गई। क्यों? मुझे डर है कि उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉल के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और वह अनजाने में पीछे हट गया। ये कहने से पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि कुछ अनुभवों ने तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं कुछ बातें समझ सकता हूँ। हमने भाई बहन की तरह सुख दुख बांटे हैं, लेकिन मेरा रिश्ता यहीं तक सीमित है। मैं सचमुच तुम्हें पसंद नहीं आता। चेन रुई का चेहरा फिर से फ्राउनिंग फेस हक्का बक्का हो गया। आखिरकार मुझे समझ आया कि पॉल क्यों कांप रहा था। ये बिल्कुल अलिजा की गलतफहमी जैसा है। धिक्कार है, उस लानत वाली एल्फ वाली कहानी को दोष दो। चेन रुई ने पॉल को जोर से चुटकी काटने से रोका और उसे मिरेंडा की प्रशंसा करने की बात बताई। पॉल ने ये सुनकर राहत की सांस ली। चेन रुई, धिक्कार है। ये तो किसी भारी बोझ से मुक्ति पाने जैसा है। सर पॉल, आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? चेन रुई ने अपना सिर नीचे किया। मुझे पता है कि ये दिवास्वप्न है, लेकिन जब मैंने पहली बार सुश्री मिरेंडा को देखा तो मुझे लगा कि वह उन आम औरतों से बिल्कुल अलग हैं। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सुश्री अलिजा की बात माननी चाहिए? इसलिए मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। अलिजा ने तुम्हें मिरेंडा का पीछा करने को कहा था। पॉल ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे साजिश का आभास हो गया हो। हाँ, सुश्री अलिजा ने कहा कि मेरे पिछले जीवन रक्षक अनुग्रह के बदले में वह मुझे परम पावन पवित्र महिला से मिलवाएंगी। पॉल ने जल्दी से फायदे और नुकसान के बारे में सोचा और उसने चेन रुई को कुछ भी याद नहीं दिलाया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। चूंकि अलिजा का इरादा यही है और तुम्हें मिरेंडा में सचमुच दिलचस्पी है, तो बस कर दो। मैं पहली नज़र के प्यार की तुम्हारी भावना को समझता हूँ। धन्यवाद सर, चेन रुई ने कहा। वैसे मैं उस समय अनावश्यक गलतियों से बचने के लिए पवित्र प्रकाश पर्वत से संबंधित कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या सर मुझे बता सकते हैं? कोई बात नहीं। पॉल को उस पर कोई शक नहीं हुआ और उसने कहा, पवित्र प्रकाश पर्वत की 3 मुख्य चोटियों पर क्रमशः 3 हॉल थे। पोप वेंटिस का दिव्यता मोहर हॉल, आर्कबिशप कुसमीर का तारा शिखर हॉल और पवित्र लेडी यूडोरा का पवित्र आशीर्वाद हॉल। सामान्यतः कहा जाए तो ये 3 हॉल संपूर्ण पवित्र चर्च की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाश दिव्यता मंदिर कहा जाता था, लेकिन वे अभी तक वास्तविक प्रकाश दिव्यता मंदिर नहीं थे। असली लाइट डिविनिटी मंदिर पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर स्थित था और कहा जाता था कि यह ईश्वर की इच्छा से जुड़ा एक पवित्र स्थान है। केवल पोप और 2 आर्चबिशप ही इसमें प्रवेश कर सकते थे।
लाइट डिविनिटी मंदिर के माध्यम से लाइट गॉड अपनी इच्छा पूरी करते या चमत्कार दिखाते और कभी कभी अपने स्वर्गदूतों को भी भेजते। इसमें कोई संदेह नहीं था क्योंकि पवित्र प्रकाश नगर के निवासियों ने एक से ज्यादा बार चमत्कार देखे थे। स्ट्रोई समिट स्टेज, जहां स्नोडाल लेट फ्लावर स्थित था, दिव्यता सील शिखर पर स्थित था, जो दिव्यता सील हॉल के पास था। स्नोडाल लेट फ्लावर को पवित्र पुष्प के नाम से भी जाना जाता था। ये शुद्धतम प्रकाश विश्वास द्वारा उत्पन्न हुआ था और इसमें जादुई और शक्तिशाली प्रकाश शक्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि यह सभी बुरी शक्तियों को अपने में समाहित कर सकता था। पवित्र प्रकाश पर्वत के स्ट्रोई समिट स्टेज में केवल 3 वृक्ष थे जो अत्यंत दुर्लभ थे। पवित्र प्रकाश पर्वत के प्रतीकों में से एक के रूप में दिव्यता मंदिर नाइट की परिषद वर्षों से स्नोडाल लेट वृक्ष के नीचे आयोजित की जाती रही थी। दरअसल चेन रूई को अलिजा से पहले भी कुछ जरूरी खबरें मिल चुकी थीं। पॉल के पास आने का मुख्य कारण सावधानी बरतना था। पॉल ने जो कहा वह अलिजा से मिलता जुलता था और ज्यादा विस्तृत भी। इसलिए मुझे यकीन है कि स्नोडाल लेट फ्लावर डिविनिटी सील समिट के पूर्व में स्ट्रोई समिट स्टेज पर है। रहस्यमयी 3 महादूतों के अलावा मुझे नहीं पता कि पवित्र प्रकाश पर्वत में दानव अधिपति स्तर से परे कोई और शक्ति केंद्र है या नहीं। मौजूदा दानव अधिपति शक्ति केंद्र को अकेले संभालना आसान नहीं है। स्नोडाल लेट फूल चुराने का शायद सिर्फ एक ही मौका है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सोचकर चेन रूई ने पहले शांत होने और लक्ष्य के वातावरण और स्थान से अच्छी तरह परिचित होने का फैसला किया। जैसे ही दिव्य मंदिर के शूरवीर का चयन शुरू हुआ, जिसने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उसने औपचारिक रूप से एक ही झटके में सफलता पाने के लिए अपनी चाल चल दी। इस समय दिव्यता मंदिर के शूरवीर की चयन प्रतियोगिता को हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे। पॉल बंद दरवाजे के पीछे शांति से अपनी स्थिति को संभाल रहा था, जबकि चेन रूई एक अधीनस्थ के रूप में समाचार के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसने अन्य अधीनस्थों से बातचीत की और कुछ जानकारी हासिल की। पलक झपकते ही दिव्यता मंदिर नाइट की चयन प्रतियोगिता अंततः शुरू हो गई। इस बार दिव्य मंदिर नाइट की चयन प्रतियोगिता में कुल 200 से ज्यादा प्रतिभागी थे, जिनमें से सभी दुनिया भर के विशिष्ट लोग थे। इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: मार्शल आर्ट युद्ध, घुड़सवारी युद्ध और टीम युद्ध। मार्शल आर्ट युद्ध एक पर एक युद्ध था जिसमें व्यक्तिगत शक्ति की तुलना की जाती थी। घुड़सवारी युद्ध घोड़ों पर सवार होकर लड़ने की एक प्रतियोगिता थी। अपनी ताकत और युद्ध कौशल के अलावा घुड़सवारी कौशल की भी काफ़ी ज़रूरतें थीं। टीम युद्ध का उद्देश्य कमान क्षमता का परीक्षण करना था। प्रतिभागियों को बराबर संख्या में लाइट नाइट्स की कमान संभालनी थी ताकि टीम युद्ध का परिणाम निर्धारित किया जा सके। मार्शल आर्ट की लड़ाई को 5 समूहों में बांटा गया था। ये 5 समूह पहले लॉटरी के जरिए एकल एलिमिनेशन मुकाबलों से गुजरते थे। एकल एलिमिनेशन 1 पर 1 मुकाबला था। हारने वाला बाहर हो जाता था और अगले दौर में भाग लेने की योग्यता खो देता था। विजेता अगले दौर के लिए क्वालिफाई करता था। वे एक स्तर ऊपर जाते थे जब तक कि अंतिम विजेता का निर्धारण नहीं हो जाता। 5 समूहों में कुल 5 विजेता निर्धारित किए जाएंगे। फिर ये 5 खिलाड़ी एक राउंड रॉबिन में होंगे, यानी प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के खिलाफ एक बार लड़ेगा। सबसे अधिक जीत वाला एक खिलाड़ी अंतिम विजेता होगा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहले चरण में बाहर होने वाले लोगों को सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और शेष आधे लोग अगले चरण घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मार्शल आर्ट के फाइनल में प्रवेश करने वाले 5 लोग सीधे घुड़सवारी प्रतियोगिता के दूसरे चरण में भाग ले सकेंगे। घुड़सवारी युद्ध में टीम युद्ध से पहले लोगों का एक समूह फिर से बाहर हो जाता था। 200 से ज्यादा लोगों में से लगभग 90% लोग बाहर हो जाते थे। केवल 20 लोग ही अंतिम विजेता बन सकते थे। पोप उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिव्यता मंदिर नाइट की उपाधि से सम्मानित करते थे। ये प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से क्रूर थी। कुछ लोगों में ताकत तो हो सकती है, लेकिन किस्मत खराब। सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के बाद पहले ही राउंड में बाहर हो जाने की घटना भी होती थी, लेकिन किस्मत भी एक तरह की ताकत होती है। हार और जीत की कोई प्रक्रिया नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। खैर, जो 20 लोग अंत में टिक पाएंगे वे निर्विवाद रूप से सच्चे कुलीन वर्ग ही होंगे। इस बार 4 मुख्य परीक्षक हैं। 3 प्रमुख कार्डिनल और पैलाडिन कैप्टन पारसाली। मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश सीस भी मुख्य परीक्षकों में से एक थे। हालांकि ब्लैक डेथ फॉलोअर की आपात स्थिति के कारण सीस उन पंथवादियों को खत्म करने के लिए ट्रिब्यूनल के कुलीनों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उनके पास चयन में भाग लेने का समय नहीं था। लॉटरी के बाद चयन प्रतियोगिता शुरू हुई। नाम और लॉटरी के मिलान 5 विशाल जादुई साइन बोर्ड पर लिखे गए थे। पॉल को 5वें समूह में रखा गया। पहले चरण में एलिमिनेशन मैच एक ही समय में कई जगहों पर खेले गए। हर मैच का नतीजा तय करने के लिए एक जज और जादुई उपकरणों से रिकॉर्डिंग करने वाले कर्मचारी मौजूद थे। जो लोग असहमत थे वे मुख्य परीक्षक के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते थे। प्रतियोगियों की ताकत ज्यादातर 20 स्तर की थी और कुछ इस स्तर के भी थे। चेन रूई स्वाभाविक रूप से इस स्तर की लड़ाई में बहुत रुचि रखते थे। पॉल की किस्मत अच्छी थी।
खेल के 2 दिन बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और अगले राउंड में उन्हें एक खाली स्लॉट मिला। इसका मतलब था कि वह कल सुबह आधे दिन का आराम कर सकते थे। अगर वह 2 और राउंड जीत लेते तो वह ग्रुप में सीधे क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी होते। शाम को एलिजा आए और संदेश लेकर आई कि पवित्र लेडी यूडोरा ने उसे बुलाया है। पॉल के अलावा अधीनस्थ चेन रूई को भी बुलाया गया। एलिजा ने चेन रूई और पॉल को पवित्र प्रकाश शहर से बाहर निकाला और पवित्र प्रकाश पर्वत में प्रवेश किया। पवित्र प्रकाश पर्वत की पहली छाप विशाल और लंबी सीढ़ियों पर पड़ी, जो सभी बहुमूल्य सफ़ेद फ्लोराइड से बनी थीं। उनकी सरल शैली शानदार थी। चेन रूई को सबसे अधिक आश्चर्य उस समृद्ध विश्वास शक्ति से हुआ जो पवित्र प्रकाश नगर से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से शेर को उसकी मांग में चुनौती देने का समय नहीं था, इसलिए उसे प्रलोभन का विरोध करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। चूंकि चेन रूई पहली बार पवित्र प्रकाश पर्वत पर कदम रख रहा था, इसलिए वह बीच बीच में कुछ सवाल पूछने को उत्सुक था। एलिजा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह पहले से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाए गए कल्पनाशील नक्शे को वास्तविक भूभाग से एक एक करके सत्यापित कर रहा था। सामने पत्थर की सीढ़ियां 3 हिस्सों में बंटी हुई थीं। एलिजा मुस्कुराई। बाएं तरफ स्टार हॉल जाने वाली सड़क है, बीच में डिविनिटी सील हॉल है और दाएं तरफ होली ब्लेसिंग हॉल है जहां हम जा रहे हैं। रिचर्ड, मैडम होली लेडी को लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं बाद में आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। समझ गया, शुक्रिया मिस। मुझे पता है क्या करना है। हालांकि पॉल जानता था कि एलिजा के चेन रूई के लिए कुछ और ही इरादा था, फिर भी जब उसने एलिजा को अपने छोटे से माथत की इस तरह देखभाल और निर्देश देते सुना तो उसे एक तरह की निराशा जरूर हुई। बेशक ये भावना उसके दिल में ही छिपी थी। जैसे जैसे चेन रूई पवित्र परिवार हॉल के करीब पहुंचता गया, उसके दिल में एक और भी गहरी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर सांस एक खास एहसास के भीतर थी, राज्य की शक्ति। चेन रूई ने अनजाने में अपना सिर उठाया और दूर एक अनोखा हॉल देखा। हॉल के सामने एक विशाल सफ़ेद मूर्ति थी जिसके पीछे 6 जोड़ी पंख थे। पूरे हॉल से एक समृद्ध और अतुलनीय आस्था शक्ति झलक रही थी जो पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते से भी 100 गुना ज्यादा समृद्ध थी। टीएल, ये संबंध किस लिए है? अध्याय 669, पवित्र महिला। पवित्र आशीर्वाद हॉल की अत्यंत समृद्ध आस्था शक्ति ने चेन रूई को खुद को रोक पाने में असमर्थ बना दिया। यहाँ एक निवाला लेना किसी साधारण शहर में 2 दिन चोरी करने से भी बढ़कर था। हालांकि ये जगह एक क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत आती थी। हालांकि इस राज्य की शक्ति ऑक्टोपस राजा, मृगतृष्णा और लिच राजा के उन राज्यों से कमजोर लग रही थी जिनका चेन रूई ने पहले सामना किया था। यह एक नया राज्य शक्तिशाली केंद्र प्रतीत होता था, लेकिन फिर भी यह एक राज्य शक्तिशाली केंद्र ही था। चेन रूई की वर्तमान शक्ति के साथ वह किसी भी तरह से एक प्रतिद्वंद्वी नहीं था और यह उसकी असली ताकत दिखाने का समय भी नहीं था। चेन रूई ने अपने विचारों को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे वह विशाल देवदूत की मूर्ति के करीब पहुंचता गया, उसे उतना ही ज्यादा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। देवदूत की मूर्ति के चारों ओर की आस्था शक्ति मूर्ति से उत्सर्जित नहीं हो रही थी। इसके विपरीत मूर्ति से एक विशेष भक्षण शक्ति भी धीरे धीरे प्रकट हो रही थी जो धीरे धीरे आस्था शक्ति को अवशोषित कर रही थी। धीमी अवशोषण दर के कारण तथा किसी स्थान से निरंतर प्रवाहित होती आस्था शक्ति के कारण मूर्ति सदैव एक अमूर्त कोकून की तरह आस्था की अत्यधिक सांद्रता में लिपटी रहती थी। चेन रूई के मन में शंकाएं उठीं। इस समय वे पत्थर की सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल चौक था। चौक की जमीन बड़े बड़े चिकने और चौकोर पत्थरों से चिकनी बनी हुई थी। चौक के बीचों बीच एक विशाल देवदूत की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के चेहरे पर भव्य आकृतियां और गंभीर चेहरा था। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी तलवार और बाएं हाथ में एक ढाल थी। उसके पीछे 12 पंख थे। उससे एक हल्की पवित्र सांस निकल रही थी जिससे लोगों में पूजा करने की एक तरह की प्रेरणा जागृत हो रही थी। जैसे ही चेन रूई ने विश्वास शक्ति में असामान्य परिवर्तन देखा, चेन रूई के होश में ये पवित्र सांस बहुत अजीब लगी। चौक के अंत में एक अनोखा हॉल था जिसके पीछे कई छोटी छोटी इमारतें थीं। ये पवित्र प्रकाश पर्वत की 3 प्रमुख चोटियों में से एक था, पवित्र आशीर्वाद हॉल। चेन रूई एलिजा और पॉल का पीछा करते हुए चौक में दाखिल हुआ। विशाल देवदूत की मूर्ति के पास से गुजरते हुए विश्लेषणात्मक आंखों से अचानक प्रकट हुए आंकड़ों ने उसके होश उड़ा दिए। दौड़ निर्धारित करने में असमर्थ। व्यापक शक्ति मूल्यांकन निर्धारित करने में असमर्थ। विश्लेषण बेहद खतरनाक। जब से चेन रूई ने 6 सितारा विकास में प्रवेश किया था, ये पहली बार था जब उसका सामना निर्धारित करने में असमर्थ लक्ष्य से हुआ, और लक्ष्य वास्तव में ये बेजान मूर्ति थी। अपनी वर्तमान इंद्रियों से विश्लेषणात्मक आंखों के बिना भी वह इस प्रतिद्वंद्वी के स्तर का अंदाजा लगा सकता था। हालांकि उसकी इस जोड़ स्तर की आत्मिक शक्ति वास्तव में इस विशाल मूर्ति के आर पार नहीं देख पा रही थी। उसे अभी अभी विश्वास शक्ति में एक असामान्यता का आभास हुआ था।
अगर विश्लेषणात्मक आंखों की कुशलता न होती तो उसे यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता कि मूर्ति में इतनी भयानक शक्ति होगी। ये देवदूत की मूर्ति क्या है? लड़ाकू मशीन या शायद अंदर? चेन रूई ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसने जल्दी से अपनी आंखों से हैरानी हटाई और विस्मय से हाँफते हुए चारों ओर देखा। एलिजा को शक नहीं हुआ, ये करूब मूर्ति पवित्र आशीर्वाद का प्रतीक थी। कई लोग जब पहली बार यहाँ आते तो इस मूर्ति की भव्यता और पवित्र सांसों से आकर्षित होते और चकित रह जाते। जल्द ही वे चौक से गुजरकर पवित्र आशीर्वाद हॉल में प्रवेश कर गए। हॉल में चेन रूई ने अंततः पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 विशाल नेताओं में से एक आर्कबिशप होली लेडी यूडोरा से मुलाकात की। यूडोरा ने चेन रूई पर जो पहला प्रभाव डाला वह अलौकिक था। मानो वह दुनिया के भौतिक आकर्षणों से ऊपर थी। असाधारण स्वभाव से एक हल्की सी अलौकिक शक्ति झलकती थी जो सांसारिक दुनिया से अलग थी। इससे लोगों को अनायास ही ऊपर देखने का मन करता था। दरअसल उसे पवित्र महिला की ओर देखने की जरूरत थी क्योंकि यूडोरा बेहद दुबली पतली थी। वह चेन रूई से भी लंबी थी और उसने बर्फ सफ़ेद चोगा पहना हुआ था। उसके लंबे हल्के नीले बाल थोड़े घुंघराले थे और उसकी नीली आंखें पारदर्शी सफ़ेद धुंध की एक परत से ढकी हुई थीं। कोई भी उस खूबसूरत चेहरे को धुंधला सा देख सकता था जो मानो नक्काशीदार हो। न जाने क्यों जब चेन रूई ने यूडोरा को देखा तो उसे एक तरह का अपनापन महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे कहीं देखा भी था या नहीं, या फिर ये आथत की चेतना से था या चेन रूई की अपनी याददाश्त से उसे कुछ देर तक याद नहीं रहा। हालांकि उनका ध्यान जल्दी ही एनालिटिकल आइज के डेटा पर चला गया। जाति, मानव, व्यापक शक्ति मूल्यांकन एसएसएस जोड़ शारीरिक बनावट एस शक्ति एस आत्मा एसएसएस जोड़ गति एस विश्लेषण प्रकाश विशेषता खतरे की डिग्री बहुत खतरनाक। ये डेटा बहुत अजीब था। हालांकि चेन रूई ने पहली बार एसएस स्तर देखा था, वह समझ गया कि यह राज्यकृत शक्ति का स्तर होना चाहिए, जबकि एस जोड़ दानव अधिपति के चरम चरण और राज्यकृत के बीच का स्तर था। चेन रूई की अपनी आत्मा अब शक्ति एस जोड़ थी। अजीब बात यह थी कि पावरहाउस आमतौर पर अपनी ताकत छिपाते हैं। उदाहरण के लिए चेन रूई की एस जोड़ स्तर की ताकत सी के रूप में छिपी हुई थी और विश्लेषणात्मक आंखों को सी एस जोड़ दिखाना चाहिए था। हालांकि पवित्र लेडी यूडोरा की स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। सही तौर पर उनकी ताकत एक राज्य आधारित पावरहाउस जैसी लग रही थी। वास्तव में वह अभी तक वास्तविक राज्य आधारित तक नहीं पहुंची थी। इस स्थिति का कारण क्या है? क्या बाहर खड़ी 12 पंखों वाली देवदूत की मूर्ति की वजह से, या इस हॉल की वजह से? जब चेन रूई इसके बारे में सोच रहा था तब उसके सामने एलिजा ने पहले ही यूडोरा को प्रणाम किया था। गुरुजी, मैं पॉल और रिचर्ड को लेकर आई हूँ। चेन रूई पॉल के पीछे पीछे झुककर प्रणाम करने गया। पवित्र महिला ने पॉल की ओर देखा, सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, जैसा कि पारसाली के प्रतिभाशाली प्रशिक्षु से अपेक्षित था, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का प्रसिद्ध युवा प्रतिभाशाली जो केवल 30 वर्ष का है और छद्म संत के पहले छोटे से क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, या दूसरे शब्दों में इस चयन में सफलता की आशा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो असली संत का प्रवेश बस होने ही वाला है। यह आवाज़ पहले तो दूर की और भ्रामक थी, लेकिन ये कोमल और मार्मिक थी, जिससे लोगों को अधिक सौहार्दपूर्ण महसूस हुआ। पॉल ने जल्दी से कुछ विनम्र शब्द कहे। यूडोरा बोली, तुम्हें ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी क्षमता को लेकर बहुत आशावादी हूँ। मुझे विश्वास है कि इस बार चयन प्रतियोगिता में तुम जरूर चमकोगे। अगर तुम दिव्यता मंदिर के शूरवीर बन सकते हो तो क्या तुम पवित्र परिवार शिखर सम्मेलन के संरक्षक शूरवीर बनने को तैयार हो? प्रत्येक मंदिर का अपना संरक्षक शूरवीर होता था। केवल दिव्य मंदिर शूरवीर ही संरक्षक शूरवीर बनने के योग्य था। किसी मंदिर में शामिल होना स्वाभाविक रूप से एक टीम में शामिल होने का विकल्प होता था। पॉल ने गार्डन सिटी में रहते हुए ही एक फैसला कर लिया था। उसने झुककर कहा, पॉल लोमन होली ब्लेसिंग हॉल का सदस्य बनने को तैयार है। मैं आपके चुनाव से बहुत खुश हूँ। पवित्र महिला ने थोड़ा सिर हिलाया, बस ये चुनाव आपके शिक्षक को नाराज कर सकता है। पारसाली तीनों प्रमुख मंदिरों में हमेशा तटस्थ रहा था और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। अगर उसे पता चलता कि उसके उत्तराधिकारी पॉल, जिसे वह बहुत महत्व देता था, ने उसकी अनुमति के बिना पवित्र आशीर्वाद हॉल को चुना है, तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होता। पॉल ने सिर झुकाकर कहा, मैं टीचर को समझा दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पसंद पर अड़ा रहूंगा। मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प देखा है, भावी संरक्षक शूरवीर। पवित्र महिला ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और एक छोटा सा बक्सा धीरे से पॉल के सामने उड़ाया। मुझे ये चीज़ उस तक पहुंचाने में मदद करो। शायद वह तुमसे नाराज ना हो। पॉल ने यह नहीं पूछा कि वह क्या है। उसने आदरपूर्वक उसे दोनों हाथों से ले लिया। यूडोरा की नज़र चेन रूई पर पड़ी। तुम्हारा नाम रिचर्ड है? हाँ, परम पावन पवित्र महिला। चेन रूई डर गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया।
मैंने अलिजा को ये कहते सुना कि तुम्हारे पास एक आत्मा भाषा है जो केवल एल्फ जनजाति के विशेष अभिजात वर्ग के पास होती है और तुम किसी भी राक्षसी जानवर को नियंत्रित कर सकते हो। तुमने एक थंडरबर्ड को भी वश में किया है। परम पावन, मैं अपमान से बचने के लिए थंडरबर्ड नहीं लाया, मेरी आत्मा की भाषा, दरअसल कोई राक्षसी जानवर नहीं लाया। नहीं, मुझे माफ करना। चेन रुई का स्वर भावुक था और वह थोड़ा असंगत लग रहा था। पॉल की स्थिरता की तुलना में ये बिल्कुल विपरीत था। घबराओ मत, पवित्र महिला की आवाज़ ज्यादा कोमल लग रही थी। अगर तुम में सचमुच वो क्षमता है जैसा अलिजा ने कहा, तो मैं तुम्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए सबसे अच्छा मंच दूंगी, अगर तुम चाहो तो। परम पावन, बेशक मैं तैयार हूँ। चेन रुई ने जल्दी से सिर हिलाया। इस साल की घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए नई मूल्यांकन सामग्री जोड़ी गई है। रिचर्ड, एक अधीनस्थ के रूप में आपको भी इसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा। मैं तब तक आपके और पॉल के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। चेन रुई और पॉल दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। अधीनस्थ भी भाग लेंगे? फिर भी उन्होंने अपनी समझ व्यक्त करते हुए एक साथ झुककर प्रणाम किया। पवित्र महिला का आह्वान पूरा हो चुका था। अलिजा उन दोनों को पवित्र प्रकाश पर्वत से नीचे ले गई और उस विशाल मूर्ति की ओर देखा जो करूब राफेल की हो सकती है। चेन रुई ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने पवित्र प्रकाश पर्वत की जो शक्ति देखी वह हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन यह उसकी सतर्कता जगाने के लिए पर्याप्त थी। पवित्र प्रकाश पर्वत में कल्पना से परे विशाल रहस्य और शक्ति समाहित है। ऐसा लगता है कि मूल योजना के कुछ चरणों में बदलाव करना होगा। चाहे कैसे भी हो, मुझे स्नोडालेट फूल अवश्य प्राप्त करना होगा। एलिजा ने दोनों को पहाड़ की तलहटी में भेज दिया और चैन रुई की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। रिचर्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहकर उसने पॉल को सिर हिलाया और वह एक एक कदम करके पहाड़ पर चढ़ने लगी। पॉल ने चेन रुई को सोच विचार कर देखा। रिचर्ड, तुम क्या सोच रहे हो? चेन रुई ने अपना सिर खुजलाया। मैं सोच रहा था कि मैंने सुश्री मिरांडा को क्यों नहीं देखा। पॉल मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। क्या परम पावन पवित्र महिला ने नहीं कहा, इस घुड़सवारी युद्ध में नई सामग्री जोड़ी जाएगी और तुम भी उस समय भाग लोगे। ज्यादा मत सोचो, तैयारी पर ध्यान दो। परम पावन हमारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सर पॉल के लिए और सुश्री मिरांडा के लिए भी। चेन रुई ने अपना उत्साह बढ़ाया, अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन वह अपने दिल में चिल्लाया, गुप्त खुफिया विभाग की नेता मैडम यनी के लिए। दिव्यता मंदिर नाइट चयन की पहली श्रेणी, मार्शल आर्ट व्यक्तिगत लड़ाई, अंततः समाप्त हो गई। पॉल ने 5वें समूह में पूरी ताकत से संघर्ष किया और विजेता बनकर अंतिम चरण में प्रवेश किया, लेकिन 5 व्यक्ति अंतिम दौर में उसे कड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। वह 2 लोगों से हार गया, लेकिन अंततः उसने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रथम श्रेणी के अंतिम चरण में भाग लेने वाले 5 लोगों में से एक के रूप में पॉल ने द्वितीय श्रेणी राइडिंग बैटल के क्वार्टर फाइनल में सीधे भाग लेने की योग्यता प्राप्त की। जैसा कि पवित्र महिला यूडोरा ने कहा था, इस बार घुड़सवारी युद्ध का स्वरूप बदल गया था। मूल घुड़सवारी युद्ध प्रतियोगिता में प्रत्येक उम्मीदवार आक्रमण करने के लिए एक घोड़े पर सवार होता था, लेकिन अब उम्मीदवार 5 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर अपने विरोधियों पर विशेष रूप से बनाए गए जादुई भाले का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार के पास 30 भाले थे। जो सबसे अधिक सटीक निशाना लगाता था वही विजेता होता था। प्रतिभागी घोड़े पर सवार होने के लिए एक सहायक नियुक्त कर सकते थे। अगर कोई उपयुक्त सहायक न हो तो मुख्य परीक्षक एक लाइट नाइट को सहायक के रूप में नियुक्त कर देता था। चेन रुई को आखिरकार समझ आ गया कि पवित्र महिला ने क्यों कहा था कि वह अधीनस्थ भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेगा। टीएल, वह प्रतिद्वंद्वी के घोड़ों को नियंत्रित कर सकता है और जीत सकता है। अध्याय 670 घुड़सवारी युद्ध। पिछले व्यक्तिगत मुकाबले में आधे लोग बाहर हो चुके थे। जो लोग दूसरे वर्ग में भाग लेने के योग्य थे वे कमजोर नहीं थे। घुड़सवारी मुकाबले में इन लोगों की जांच के एक और दौर से गुजरने के बाद बाकी लोगों को इस चयन प्रतियोगिता का कुलीन वर्ग माना जा सकता था। अब चेन रुई और पॉल को इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था। इस तरह की घुड़सवारी की लड़ाई पहले व्यक्तिगत युद्ध से ज्यादा आसान नहीं थी। प्रतिभागी रथ के बाहर से हमला नहीं कर सकते थे, वरना वे हार जाते। अपनी ताकत के अलावा घोड़े पर नियंत्रण और युद्ध की कमान संभालना भी जरूरी था। निर्धारित समय के भीतर या भाला खत्म होने की स्थिति में जो पक्ष प्रतिद्वंद्वी के रथ पर सबसे ज्यादा बार निशाना साधेगा वही विजेता होगा। अगर दोनों पक्ष प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधने में नाकाम रहे तो वे एक ही समय पर बाहर हो जाएंगे। पॉल के अलावा ज्यादातर लोगों ने आयोजक द्वारा तैयार किए गए लाइट नाइट को चुना। कुछ प्रतिभागियों ने घोड़े को नियंत्रित करने के लिए अपने सेवकों को चुना। इन सेवकों को घुड़सवारी में कुशल होना चाहिए। आपसी समझ के कारण वे एक साथ मिलकर ज्यादा शांति से काम करते हैं। पॉल का पहला प्रतिद्वंदी टैम नाम का एक 20 स्तरीय योद्धा था जिसने सवारी के लिए लाइट नाइट को चुना था।
अगर मुकाबला 1 से 1 होता तो जीत या हार पलक झपकते ही तय हो जाती, लेकिन इस तरह की लंबी दूरी की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले, रथ को एक ही ध्रुव के चुंबकों की तरह विशेष रूप से बनाया गया था जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे ताकि दोनों रथ लगभग 50 मीटर की दूरी बनाए रख सकें। फिर जादुई भाला भी विशेष रूप से बनाया गया था ताकि प्रतियोगियों को नुकसान न पहुंचे। यह उपयोगकर्ता की शक्ति को बहुत अधिक अवशोषित कर सकता था और साथ ही फेंक की गति और शक्ति को बहुत कम कर सकता था। इससे दोनों पक्षों की ताकत संतुलित हो जाती थी। हालांकि ताकत में अभी भी अंतर था, अंतर बहुत कम हो गया था और परिणाम अधिक अप्रत्याशित हो गए थे। पॉल का खेल शुरू हुआ। दोनों पक्ष एक विशाल वलयानुमा मैदान में विरोधी चैनलों से बाहर निकले और लंबी दूरी की लड़ाई शुरू हो गई। प्रत्येक रथ में 4 घोड़े थे। विश्लेषणात्मक दृष्टि वाले चेन रूई के लिए इन बेहतरीन शुद्ध नस्ल के घोड़ों के साथ संवाद करना थंडरबर्ड और अन्य घोड़ों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। उसने जल्दी ही पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। प्रतिद्वंद्वी जानता था कि पॉल की ताकत पहले ही सेंट में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसने बेतहाशा आमने सामने लड़ने की योजना नहीं बनाई। शुरुआत में उसने गाड़ी को पलटने का आदेश दिया और पॉल से दूर रहा। सीमित समय के कारण अगर दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाते तो वे एक ही समय में समाप्त हो जाते। बेशक कोई भी समाप्त नहीं होना चाहता था, इसलिए एक पक्ष निश्चित रूप से पहले कदम उठाएगा। जब सफलता की तत्काल आवश्यकता होती है तो गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। इस तरह उसके पास अवसर का लाभ उठाकर पलटवार करने और मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने का अवसर था। टैम का युद्ध अनुभव और योजनाएं अच्छी थीं और उसकी योजना भी बहुत सटीक थी। हालांकि जब रथ आगे बढ़ा तो उसने अचानक कुछ देखा। प्रतिद्वंद्वी करीब आ रहा था। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। अगर घोड़े अभी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो बाद में अश्वशक्ति का अभाव रहेगा। लगता है कि प्रतिद्वंद्वी में ज्यादा देर तक लड़ने का धैर्य नहीं है और वह जल्दी से मुकाबला खत्म करना चाहता है। इस मनोवैज्ञानिक देरी का फायदा उठाने का यही सही समय है। उसने तुरंत आदेश दिया, तेज करो, उनसे दूरी बनाए रखो। लाइट नाइट ने अपने कहे अनुसार घोड़ों को नियंत्रित किया, लेकिन हालांकि रथ की गति बहुत बढ़ गई थी, पॉल अभी भी तेजी से पीछे आ रहा था और दूरी फिर कम हो गई थी। वह मन ही मन चौंका और जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो और तेज, जल्दी। लाइट नाइट का जवाब था, ये पहले से ही सबसे तेज है। रुको, ये इतने तेज कैसे हो सकते हैं? टैम दंग रह गया। जब उसने रथ पर खड़े पॉल की आकृति को हाथ में जादुई भाला लिए देखा तो वह चिल्लाया, तुरंत दाएं मुड़ो। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक चमकती रोशनी देखकर पॉल ने एक ही झटके में 20 भाले फेंके और सुनहरे भाले एक सतत चाप में पंक्तिबद्ध हो गए। एक पल में टैम को लगा कि उसकी दृष्टि धीमी हो गई है। फिर पलक झपकते ही सब कुछ दर्जनों गुना तेज हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रथ से बमबारी की आवाजें आने लगीं। सभी 20 प्रहार लक्ष्य पर लगे और टैम को बाहर कर दिया गया। पराजित टैम की पहली प्रतिक्रिया पॉल के घोड़े की गति पर सवाल उठाते हुए अपील करना था। मुख्य परीक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों के घोड़े एक जैसे थे और उन्होंने कोई चाल नहीं चली। पॉल का घोड़ा इसलिए तेज गति से दौड़ सका क्योंकि सवार ने अपने शानदार घोड़े को काबू में करने के कौशल का इस्तेमाल किया था। इस शिकायत ने चेन रूई को, जो पहले साधारण था, तुरंत प्रतियोगियों की नज़रों में आ गया। सभी जानते थे कि पॉल का एक अधीनस्थ जानवर वशीकरण में निपुण था। अगली प्रतियोगिता में चेन रूई ने मुख्य परीक्षक द्वारा व्याख्या किए गए शानदार जानवर वशीकरण कौशल का बखूबी प्रदर्शन किया और खूब चमका। सबसे प्रतीक्षित मुकाबला सेमीफाइनल में हुआ जहां पॉल और स्टैनवेल एक दूसरे के खिलाफ खेले। स्टैनवेल की शक्ति दानव सम्राट के चरम स्तर के करीब थी। वह प्रथम व्यक्तिगत युद्ध श्रेणी का विजेता था। व्यक्तिगत युद्ध के अंतिम चरण में उसने पॉल को आसानी से हरा दिया। हालांकि घुड़सवारी युद्ध में जब वह अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी से दोबारा मिला तो उसे अपनी उम्मीद से परे परिणाम का सामना करना पड़ा। भाले की विशेषताओं के कारण दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर कम हो गया। लंबी दूरी की लड़ाई के एक रोमांचक दौर के बाद पॉल और स्टैनवेल ने एक दूसरे पर 7-7 वार किए। सतह पर परिणाम बराबर रहे और पॉल का 7वां थ्रो अभी भी स्टैनवेल से आगे था, जिसके पास समय का लाभ था। हालांकि स्टैनवेल के हाथ में अभी भी 5 भाले थे और पॉल के पास और कोई भाला नहीं था। अगर स्टैनवेल पॉल पर एक बार वार करता तो पॉल को बाहर किया जा सकता था। जब स्टैनवेल, जो सोच रहा था कि वह जीत रहा है, ने हमला किया तो पॉल के रथ ने अचानक अविश्वसनीय चालें चली। ऐसाकार और ज़ैदाकार की चकमा देना, अचानक ब्रेक लगाना और यहाँ तक कि अभूतपूर्व बढ़ जाना। अविश्वसनीय कारनामों की इस श्रृंखला के बीच स्टैनवेल के सभी 5 भाले वास्तव में चूक गए और अंतिम परिणाम 7-7 रहा। चूंकि पॉल का प्रहार करने का समय स्टैनवेल से पहले था, इसलिए स्टैनवेल को बाहर कर दिया गया। इस युद्ध ने दर्शकों में सनसनी मचा दी।
लगभग सभी लोग रथ की अद्भुत चाल और रिचर्ड के अद्भुत पशु नियंत्रण की चर्चा कर रहे थे। दूसरे दिन के फाइनल में ज्यादा रोमांच नहीं था क्योंकि पॉल की बढ़त साफ दिखाई दे रही थी। उसे बस आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना था। उसका सबसे मददगार सेवक रिचर्ड रथ चलाने या कमान संभालने का काम संभालता। इस तरह पॉल ने घुड़सवारी युद्ध की दूसरी श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर लिया। शीर्ष 3 खिलाड़ियों को वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा और वे सीधे टीम युद्ध की तीसरी श्रेणी के फाइनल में प्रवेश करेंगे। पहले 2 मुकाबलों के समाप्त होने के बाद तीसरी श्रेणी में कुल मिलाकर केवल 48 प्रतिभागी थे। राउंड रॉबिन में पॉल केवल एक जीत के साथ अंतिम 20 विजेताओं में से एक बन सकता था। डिविनिटी टेम्पल नाइट का खिताब लगभग तय था। घुड़सवारी युद्ध जीतने के बाद पॉल को तुरंत दिव्यता मोहर हॉल और स्टॉज हॉल द्वारा फेंकी गई जैतून की शाखा मिल गई। अगर यह गार्डन सिटी जाने से पहले होता तो शायद पॉल किसी गुट में शामिल होने में हिचकिचाता, लेकिन अब उसने पवित्र आशीर्वाद हॉल को चुना था और पवित्र महिला से भी मिल चुका था। अगर वह अब भी हिचकिचाता तो वह दोनों पक्षों को नाराज कर देता, इसलिए उसने उस समय विनम्रतापूर्वक एक एक करके अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। दोपहर में पवित्र महिला ने निस्संदेह पॉल और चेन रूई को फिर से बुलाया। इस बार उन्हें अलिजा नहीं बल्कि अर्धएल्फ मिरेंडा पहाड़ पर ले गई थी। मनगढ़ंत एल्फ कहानी के कारण चेन रूई को समलैंगिक न समझे जाने के लिए मिरेंडा के प्रति काफी उत्साह दिखाना पड़ा। सौभाग्य से अर्धएल्फ महिला रिचर्ड से बेहद निराश लग रही थी और उसने उसकी चापलूसी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। चेन रूई बस प्रतिक्रिया में शर्मिंदा लग रहा था। पॉल ने ये देखा और सोचा कि जोआना ने भी उसे इसी तरह अस्वीकार कर दिया है। उसके दिल में छिपा अवसाद बेवजह दूर हो गया और उसने सांत्वना में निराश अधीनस्थ को थपथपाया। अजीब देवदूत की मूर्ति के पास से गुजरने के बाद कई लोग पवित्र आशीर्वाद हॉल में दाखिल हुए। चेन रूई ने पवित्र लेडी यूडोरा को फिर से देखा। मिरेंडा, तुम पहले नीचे जाओ, यूडोरा ने धीमे स्वर में कहा। मिरेंडा झुकी और पीछे हट गई। हालांकि चेन रूई ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों के कोने चुपके से दूर जाती हुई उस सुंदर पीठ को घूर रहे थे। उसने अपनी धड़कनों को कुछ हद तक नियंत्रित किया। यूडोरा की नीली आंखों में यह दृश्य देखते ही एक हल्की सी चमक आ गई। वह बोली, पॉल, घुड़सवारी की लड़ाई में जीत के लिए बधाई। अब तुम दिव्यता मंदिर के शूरवीर से बस एक कदम दूर हो, लेकिन अपनी सतर्कता कम मत करना। मुझे उम्मीद है कि अगर हो सके तो इस बार तुम अंतिम चैंपियनशिप जीत सकोगे। ये पवित्र आशीर्वाद हॉल की भी शान होगी। शायद तुम्हें किसी खास साहब का ध्यान और सराहना मिल जाए। पॉल अंतिम वाक्य सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत कहा, परम पावन, मैं निश्चित रूप से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत लड़ाइयों और घुड़सवारी लड़ाइयों की तुलना में अंतिम टीम युद्ध कमान पर आधारित था। प्रतिभागियों को कमांडर के रूप में व्यक्तिगत रूप से लड़ने की अनुमति नहीं थी। इसलिए स्टैनवेल जैसे अति व्यक्तिगत शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन पॉल अपनी सैन्य रणनीति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। यूडोरा ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने पिछली बार वह चीज़ अपने शिक्षक को दी थी? क्या उन्होंने कुछ कहा? मैंने इसे परम पावन के निर्देशों के अनुसार शिक्षक को सौंप दिया है। शिक्षक सोच में डूबे हुए लग रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कोई निर्णय ले लिया है। मैंने कहा हाँ। पॉल ने अपना सिर नीचे किया और एक बोतल निकाली। शिक्षक ने बोतल रखने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक और बोतल निकाली और मुझे परम पावन को एक संदेश के साथ भेजने दिया। इसे बराबर मान लो। यूडोरा ने एक पल सोचा। जब उसने हाथ हिलाया तो बोतल उसके हाथ में आ गई। समझ गई। पहले वापस जाओ। रिचर्ड, तुम रुको। पॉल को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पवित्र महिला ने चेन रूई को अकेले रहने के लिए कहा, लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और झुककर चला गया। पॉल के जाने के बाद यूडोरा धीरे धीरे चेन रूई के पास गई। रिचर्ड, क्या यह आपका असली नाम है? चेन रूई को समझ नहीं आ रहा था कि यूडोरा ने उसे अकेले क्यों रहने को कहा। उसने जल्दी से सोचा और जवाब दिया, परम पावन, सच कहूं तो यह मेरा असली नाम नहीं है। यह मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए कई नामों में से एक है। मैं एक बड़े साम्राज्य के परिवार से आया था और कुछ प्रतियोगिताओं में असफलता के कारण मुझे वहां से जाना पड़ा। मैंने एक बार एक कठोर प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरा है उसे वापस लेने से पहले मैं एक साधारण घुमक्कड़ बनूंगा। तो आपने पॉल को अपनी शक्ति का उपयोग करके सब कुछ वापस पाने के लिए चुना। हाँ, चेन रूई जानता था कि यूडोरा ने उसके विवरण की जांच की होगी और रिचर्ड टाउन गुडम में पहले से मौजूद नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि रिचर्ड इस्तेमाल किए गए छद्म नामों में से सिर्फ एक था। तो सच कहूं तो आप अज्ञात मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन आपने अभी जो कहा है उसके आधार पर, चाहे वह भावनाएं हो या दिल की धड़कनें, केवल 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, आप सच कह रहे हैं। दूसरी, आपका दिमाग और शक्ति बेहद भयानक है जो मेरी इंद्रियों को धोखा दे सकती है। इतना कहते ही यूडोरा की आंखें चेन रूई के चेहरे पर तपती हुई सी लग गईं।
चेन रुई को मन ही मन राहत मिली। शुक्र है कि उसने अभी अभी जानबूझकर अपनी मनोदशा को आत्मिक शक्ति से नियंत्रित किया था। उसने तुरंत अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अगर हो सके तो मैं दूसरा बनना पसंद करूंगा। यूडोरा ने घूंघट के पीछे से हल्की सी मुस्कान दी, अगर तुम पवित्र आशीर्वाद हॉल में शामिल होकर मुझे एक काम पूरा करने में मदद करो तो मैं तुम्हारी 3 ज़रूरतें पूरी कर दूंगी। चाहे तुम एक पावर हाउस बनना चाहो, शक्ति और अधिकार पाना चाहो या कुछ और, यह कोई सपना नहीं होगा। टीएल, एक जानवर को काबू करने वाली के तौर पर वह चेन रुई से क्या चाहती है? क्या उसे आथ की पहचान पहले से पता थी?